मार्शल भगवान असुर C121 मुझे केवल एक स्ट्राइक की जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 121 मुझे केवल एक वार की आवश्यकता है। वह चुफेंग है। वह काफी जवान लगता है। चुफेंग के सामने आने के बाद वह सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आखिरकार हर कोई उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन चुफेंग के युवा और कोमल चेहरे ने सभी को चौंका दिया। हालांकि न्यू एक्सीलेंस असेंबली में 18 वर्ष से कम आयु की सीमा थी, लेकिन अधिक उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी शहर 18 वर्ष की आयु वाले लोगों को भाग लेने के लिए चुनेंगे। आखिरकार अगर हर कोई प्रतिभाशाली था, तो स्वाभाविक रूप से जितना अधिक समय तक कोई व्यक्ति साधना करेगा, उसकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि चुफेंग स्पष्ट रूप से 18 वर्ष का नहीं था और वह काफी युवा था। हालांकि उस उम्र में ऐसी साधना करना वास्तव में काफी असामान्य था। प्रथम श्रेणी के विद्यालयों के मुख्य शिष्यों की तुलना में चुफेंग अभी भी काफी कमजोर लग रहा था। जिस बात ने सभी को भ्रमित किया वह ये थी कि स्वर्ण बैंगनी शहर ने चुफेंग को प्रतिनिधि के रूप में क्यों चुना, जो इतना युवा था। भले ही उसमें क्षमता थी, कुल मिलाकर अभी भी उसकी साधना बहुत कमजोर थी। जब उसकी तुलना वहां मौजूद अन्य प्रतिभागियों से की गई तो वह बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं हो पाया। तुम कहां भाग गए थे? तुम इतने धीमे क्यों थे? सु मेई ने गुस्से से मुंह बनाया जब वह भागी और उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी। मैं कल थोड़ा थका हुआ था, इसलिए मैं थोड़ी देर सो गया। चुफेंग ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। दूसरे लोग अपनी सारी ताकत से घोस्ट हॉर्न बीस्ट्स को मार रहे थे, फिर भी तुम्हें सोने की याद आ रही थी। क्या तुमने भूत सींग वाले जानवरों को मारने पर भी ध्यान दिया? तुम्हें शीर्ष 10 से बाहर नहीं रखा जाएगा। तुम वास्तव में सभी को बहुत कम आंक रहे हो। चुफेंग को इस तरह देखकर सु मेई ने गुस्से से अपना छोटा सा मुंह फुला लिया और उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि मैंने घोस्ट हॉर्न बीस्ट्स को मारने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए मेरे लिए बहुत अधिक समस्याएं नहीं होनी चाहिए। चुफेंग बहुत आश्वस्त था। उस दृश्य को देखकर आसपास के दर्शक अचानक से प्रबुद्ध हो गए। आखिरकार जिनके पास आंखें थीं, वे देख सकते थे कि सु परिवार की तीसरी महिला सु मेई का चुफेंग के साथ कोई साधारण रिश्ता नहीं था। सबसे अधिक संभावना है कि यह सु मेई ही थी जिसने चुफेंग को नई उत्कृष्टता सभा में भाग लेने में सक्षम बनाया। तो इतना कुछ होने के बाद ये पता चला कि उसे सु परिवार की तीसरी महिला से कुछ सहायता मिली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास शहर के राजा का सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैच था। तो क्या हुआ अगर उसके पास कनेक्शन है? यह नई उत्कृष्टता सभा ताकत के बारे में है। शीर्ष 10 का चयन पहले ही हो चुका है। अपनी साधना के साथ क्या वह शीर्ष 10 में से किसी एक को बाहर कर देगा? गोल्डन पर्पल सिटी के कई प्रतिभागियों के मन में चुफेंग के प्रति दुर्भावना थी। उन्हें लगा कि चुफेंग को अपनी ताकत के साथ नई उत्कृष्टता सभा में शामिल नहीं होना चाहिए था। इससे न केवल गोल्डन पर्पल सिटी का सम्मान खोना पड़ता, बल्कि उनका भी सम्मान खोना पड़ता। सु मेई के साथ थोड़ी बातचीत के बाद चुफेंग भी परिणाम एकत्र करने वाले गार्ड के सामने गया। भीड़ की निगाहों के सामने उसने भूत सींग वाले जानवरों के 200 या उससे ज्यादा बैंगनी सींग गार्ड के सामने फेंक दिए। हे भगवान, उसने इतने सारे भूत सींग वाले जानवरों को मार डाला। ये कैसे संभव है? अपनी साधना के बल पर वह इतने सारे शिकार कैसे कर पाया? उस संख्या को देखते हुए ये संख्या लगभग 200 होनी चाहिए, है ना? तीखे बैंगनी रंग के सींगों के बड़े ढेर को देखकर चौक के अंदर और बाहर मौजूद लोग शोर मचाने लगे। कोई बात नहीं, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि चुफेंग की साधना से वह इतने सारे भूत सींग वाले जानवरों का शिकार कर सकता है, जिनकी संख्या चेन वांशी के परिणामों के बराबर भी थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसने धोखा दिया। उसने जरूर धोखा दिया होगा। दूसरों की तुलना में वान वेनपेंग अंतहीन रूप से उदास था। इस बार उसे 10वें स्थान पर रखा गया था और वर्तमान में चुफेंग के परिणाम उसके मुकाबले बहुत बेहतर थे, इसलिए उसे निश्चित रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर उसे बाहर निकालने वाला कोई और व्यक्ति था जिसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी, तो वह इसे स्वीकार कर सकता था। हालांकि जब चुफेंग जैसा व्यक्ति, जिसे वह बहुत नीच समझता था, उसे बाहर निकालता है, तो उसके पास इसे स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। वास्तव में केवल वान वेनपेंग ने ही ऐसा नहीं सोचा था। घटनास्थल पर मौजूद कई अन्य लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था। चुफेंग और सु मेई के रिश्ते के बारे में सोचने के बाद उन्हें लगा कि चुफेंग ने भूत सींग वाले जानवरों से इतने सारे बैंगनी सींग पाने के लिए कुछ गुप्त तरीके अपनाए थे और वे व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा नहीं मारे गए थे। हालांकि भले ही उनके पास ऐसी धारणाएं थीं, लेकिन उन्होंने उन शब्दों को जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कोई भी ऐसी बातों के लिए सु परिवार की तीसरी महिला को नाराज नहीं करेगा। ठीक इसी तरह चुफेंग के असाधारण परिणामों के कारण उसने प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया। वान वेनपेंग के लिए वह शीर्ष 10 से बाहर हो गया और उसे पहले ही बाहर कर दिया गया।
चू फैंग को देखते हुए, जो उसकी जगह ले चुका था और मंच पर चल रहा था, वान वेनपिंग बेहद गुस्से में था और उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। वान भाई, छोटे लोगों पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी खेती के साथ वह मंच पर आने पर खुद को ही बदनाम करेगा। ठीक है, थोड़ी देर में देखते हैं कि उसे स्टेज से कैसे उतारा जाता है। गोल्डन पर्पल सिटी के कुछ लोगों ने उसे शांत किया। जो व्यक्ति चू फैंग से लड़ेगा, वह मेरे पवन श्रवण विद्यालय का एक मुख्य शिष्य है। मैं उसकी ताकत को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जब चू फैंग उसके साथ युद्ध करेगा तो वह केवल खुद को शर्मिंदा करेगा। हालांकि वह न केवल अपना सम्मान खो रहा है, बल्कि मेरे स्वर्ण बैंगनी शहर का भी सम्मान खो रहा है। उसे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम स्वर्ण बैंगनी शहर के लोग होने के नाते कोई सम्मान नहीं खोना चाहते। वान वेनपिंग में बहुत क्रोध था, फिर भी वह निस्वार्थ भाव से बोल रहा था और उसका हर शब्द न्यायपूर्ण लग रहा था। उसके शब्दों को सुनने के बाद स्वर्ण बैंगनी शहर के लोगों को लगा कि वान वेनपिंग सही थे और वे चू फैंग के प्रति अपनी दुश्मनी को और गहरा करने से खुद को रोक नहीं सके। मूल रूप से मैं उस वान वेनपिंग को पीटना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम बन जाओगे। अगर वह होता तो मैं उसे और भी ज्यादा पीट सकता था। हालांकि मुझे वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें पीटकर कुछ हासिल कर पाऊंगा। मान जाओ ताकि मुझे अपने हाथ गंदे करने की जरूरत न पड़े। विंड हियरिंग स्कूल के शिष्य ने घृणा से चू फैंग को देखा और उसने चू फैंग को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा। बेशक तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे मारकर तुमने कुछ हासिल किया है, क्योंकि तुम मुझे मार भी नहीं सकते। हालांकि मुझे यकीन है कि मुझसे हारकर तुम्हें कुछ उपलब्धि का एहसास होगा, क्योंकि हर कोई मुझसे हारने के योग्य नहीं है। चू फैंग ने विंड हियरिंग स्कूल के शिष्य को तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुराया। यह कोई साधारण तिरस्कार नहीं था, न ही उसने उसे अपनी नजरों में रखा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से नीचा देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप वाकई ताबूत को देखे बिना आंसू नहीं बहाते। मुझे आप जैसे लोगों के खिलाफ सिर्फ एक वार की जरूरत है। पवन श्रवण विद्यालय का शिष्य चू फैंग से क्रोधित लग रहा था। उसने ठंडे स्वर में सूंघते हुए आगे कदम बढ़ाया और उसने एक शानदार मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया। उसका शरीर तुरंत ही कई टुकड़ों में बदल गया, जैसे वह दिखाई दिया और गायब हो गया। मंच पर वह गायब हो गया और फिर प्रकट हुआ। उसकी गति तेज और तेज होती गई, इतनी तेज कि कोई भी चकित हो जाए। उस पल चू फैंग पूरी तरह से हर दिशा से छायाओं से घिरा हुआ था। जब उस शानदार युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया गया तो अनगिनत लोगों ने प्रशंसा में आह भरी। युवा महिलाएं जो कुछ भी नहीं जानती थी, वे भी प्रशंसा में चिल्ला उठी। यह मेरे विंड हियरिंग स्कूल का रैंक 4 शारीरिक मार्शल कौशल है। इसे लेयर्स ऑफ ब्लड शेडोज कहा जाता है। उसने पहले से ही 3 साल तक इस मार्शल कौशल का अभ्यास किया है, इसलिए उसने पहले ही इसका सार समझ लिया है और वह इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। चू फैंग का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही वह मैं ही क्यों न हो, मुझे उसका सामना सावधानी से करना होगा, वरना मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वान वेनपिंग ने भीड़ को बताया। इसका मतलब है कि चू फैंग पहले ही हार चुका है। वह न केवल हारेगा, बल्कि बहुत बुरी तरह हारेगा। वान वेनपिंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह मार्शल कौशल उस व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली हत्याराकार था जिससे वह भी डरता था। स्वाभाविक रूप से चू फैंग बिना किसी संदेह के पराजित होगा। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा वान वेनपिंग ने कहा था। धुंधली छाया की परतें एक अत्यंत शानदार शारीरिक मार्शल कौशल था। अगर यह अन्य होते तो वे निश्चित रूप से भव्य तरीकों से चकित होते। हालांकि चू फैंग ने पहले ही इसे देख लिया था। शुरू से ही वह पहले से ही जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी का असली शरीर कौन सा है। फुसफुसाहट। अचानक उस व्यक्ति ने हमला कर दिया। आकृतियां उड़ती हुई तेजी से चू फैंग की ओर भागी और उनकी ताकत शानदार थी। उस समय जो लोग चू फैंग के मजाक बनने का इंतजार कर रहे थे, वे अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि चू फैंग का चेहरा खोने का क्षण आ गया है। उसके बाद स्पष्ट रूप से चू फैंग उन लोगों को निराश करने वाला था। उन्होंने केवल ये देखा कि चू फैंग ने न तो चकमा दिया और न ही इससे बचा। उसने सीधे एक आकृति की ओर मुक्का मारा। उसने कोई खास तरीका नहीं अपनाया और बस मुक्का मारा। हालांकि उसकी मुक्का बिजली की तरह तेज थी और उसकी मुद्रा चालाक थी। एक धमाके के साथ उसकी मुक्का उस व्यक्ति के चेहरे पर जोरदार तरीके से लगी। आह! मुट्ठी जमीन पर गिरी और दर्द भरी चीख के साथ चू फैंग के चारों ओर हवा में भरी आकृतियां गायब हो गईं। पवन श्रवण विद्यालय का शिष्य हिंसक रूप से फर्श पर गिरा और वह अपना चेहरा पकड़े हुए, बुरी तरह चीखते हुए फर्श पर लौट रहा था। फर्श पर पड़े व्यक्ति को देखते हुए चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही थे। तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ मुझे वास्तव में केवल एक वार की जरूरत है। प्रायोजित सामग्री। कोलकाता की एक युवती ने बताया कि वह एक दिन में 2,50,000 रुपए कैसे कमाती है। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 122 एक वास्तविक प्रतिभा। मार्शल भगवान असुर सी 122 एक वास्तविक प्रतिभा। एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 122 एक वास्तविक प्रतिभा। अरे क्या हो रहा है? हे भगवान, यह क्या स्थिति है? लड़ाई के मंच पर जो दृश्य था उसने सभी को चौंका दिया। पहले घनी छाया के कारण बहुत से लोगों ने चू फैंग को हमला करते हुए भी नहीं देखा था। उन्होंने केवल आकृतियों को अचानक से गायब होते और हियरिंग विंड स्कूल के व्यक्ति को फर्श पर ऐसे ही गिरते देखा था। कितना जोरदार हमला है! हालांकि हैरान भीड़ की तुलना में वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी सू हेन की आंखें चमक उठी। वह हमेशा चू फैंग के मंच पर केंद्रित था, इसलिए उसने वह दृश्य देखा जिसमें चू फैंग ने हमला किया था। पिताजी, जैसा मैंने कहा, चू फैंग के पास आत्मिक शक्ति है, इसलिए आंखों को धोखा देने वाले मार्शल कौशल उसके खिलाफ बेकार हैं। उस पल सू रो, जो अच्छे व्यवहार के साथ सूहेन के पीछे खड़ी थी, उसके चेहरे पर सुंदरता साफ झलक रही थी। केवल उसकी आत्मिक शक्ति के कारण नहीं। भले ही उसके पास आत्मिक शक्ति थी, लेकिन उसने केवल शुरुआती स्तर की रहस्यमय तकनीक की ही साधना की थी। उसे इतनी आसानी से उस व्यक्ति को नहीं हराना चाहिए जो मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था और जिसके पास आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना थी। उसकी प्रतिभा काफी अच्छी है, इसलिए उसके पास वह शक्ति है। अजूर प्रांत में जो साधक थोड़ी तेज गति रखते हैं उन्हें जीनियस कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ योग्यताएं हैं जो एक साधक में होनी चाहिए। एक असली जीनियस चू फैंग की तरह होता है जो ऐसी चीजें कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। सू हेन की नजर चू फैंग पर टिकी थी। उसकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी और फिर उसने सू रो से कहा, रो, तुम बहनों ने कोई गलती नहीं की। इस चू फैंग को हमारे साथ लगन से शामिल किया जाना चाहिए। हमारे सू परिवार को भविष्य में शायद उस पर निर्भर रहना पड़े। मजबूत चेन वानशी वास्तव में लिंग्यून स्कूल की मुख्य शिष्या बनने के योग्य है। एक ही वार में उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। ठीक उसी समय अचानक आश्चर्य की चीखें सुनाई दी क्योंकि दूसरे चरण में चेन वानशी ने भी अपनी प्रतिद्वंद्वी को बिजली की गति से हराया था। उसने भी केवल एक वार का उपयोग किया था। हालांकि उसका वार चू फैंग जितना रहस्यमय नहीं था। यह सबके सामने प्रदर्शित किया गया और उसने सभी को व्यक्तिगत रूप से यह देखने दिया कि कैसे उसने अपने एक वार की ताकत से अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को खत्म कर दिया। बहन वांगसी वाकई बहुत मजबूत है। ऐसा लगता है कि मेरे सुनहरे बैंगनी शहर को इस बार प्रथम आने की उम्मीद है। केवल आशा ही नहीं, हम इसे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अभी मंच पर केवल 2 विशेषज्ञ हैं जो मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं। बहन वानक्सी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक वार से हरा दिया। दूसरी ओर वह व्यक्ति अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी से संघर्ष कर रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से मूल क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर है, साधना का एक पूरा स्तर नीचे। ये सच है। हालांकि वह बहुत ताकतवर भी है, लेकिन वह बहन वानक्सी से बहुत बुरा है और ऐसा लगता है कि उसके पास मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर की ताकत नहीं है। अजीब बात है, उसके जैसे व्यक्ति को भूतसीन जानवर के शिकार में इतना बेहतर परिणाम कैसे मिला? शायद उसने चू फैंग जैसी कुछ चालें चली हो। गोल्डन पर्पल सिटी के लोगों ने लिंग्यून स्कूल के दूसरे मुख्य शिष्य की ओर अपनी नजर डाली। सभी ने उस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और उसके बराबर कोई दूसरा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भूतसीन जानवर के शिकार में पहले उसका परिणाम बहुत ही आकर्षक था। हालांकि उनके सामने की लड़ाई ने सभी को काफी निराश किया। पवन मेघ नगर के प्रतिनिधि के रूप में, जो पिछले सम्मेलनों में लगातार जीतता रहा था, लिंग्यून स्कूल के एक मुख्य शिष्य के रूप में, मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के रूप में, परिणाम उसके प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध अनिर्धारित था, जो मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। चाहे गति हो या शक्ति, वह अपने प्रतिद्वंद्वी के समान ही था। यहां तक कि उसका युद्ध कौशल भी साधारण था और वास्तव में कोई विशेष बिंदु नहीं था। हाँ, अचानक मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर मौजूद युवक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जब 3 लाख कैटी की ताकत वाले भारी घूंसे फेंके गए तो पूरा मंच हिल गया। ये रैंक 4 मार्शल कौशल था, लेकिन युवक के हाथों से इसकी शक्ति पूरी तरह से नई दिख रही थी। वह हमला कोई छोटी बात नहीं थी। तारांकन फाफफ अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना करते हुए, विंड क्लाउड सिटी का ये युवक न तो जल्दबाजी में था और न ही धीमा, न तो घबराया हुआ था और न ही अधीर। उसने एक मुक्का भी मारा और यह भी रैंक 4 मार्शल कौशल था। आमतौर पर उसकी साधना और रैंक 4 कौशल के साथ उसकी शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसे केवल काफी हद तक बराबर कहा जा सकता था और इसने दूसरों को यह महसूस कराया कि उसका कौशल पर्याप्त रूप से कुशल नहीं था। तारांकन टकराना। अंत में उन दोनों के बीच लड़ाई हुई। दोनों की मुठ्ठियां आपस में टकराईं और ओरिजिनल पावर की परतें अंतहीन रूप से बाहर निकली।
उत्सर्जित ऊर्जा तरंगों ने मंच पर छोटी छोटी दरारें भी बना दी। हाँ, विंड क्लाउड सिटी का युवक जोर से चिल्लाया और अचानक अधिक ताकत का इस्तेमाल किया। इससे उसके प्रतिद्वंद्वी का भारी मुक्का और उसका पूरा शरीर हिल गया। अंत में उसका प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह जीत गया। अंत में पवन बादल शहर का व्यक्ति जीत गया। हालांकि चेन वानशी की तुलना में जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक बार से हरा दिया, वह बहुत अधिक प्रयास से जीता। लोग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि उसकी साधना चेन वानशी से बहुत कम थी। ताकत छिपा रहे हो। दिलचस्प, उस समय चू फैंग पहले ही जीत चुका था और वह अगली लड़ाई की शुरुआत का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी नजर विंड क्लाउड सिटी के युवक पर भी केंद्रित की और एक नजर में वह बता सकता था कि युवक जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा था। जब वह व्यक्ति जीत गया तो पहली प्रतियोगिता का पर्दा गिर गया। चेन वानशी, जिसने पहले दौर में सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे, अस्थायी रूप से आराम कर सकते थे। चू फैंग फिर से मंच पर आया। उस समय उसका प्रतिद्वंद्वी अपने पिछले प्रतिद्वंद्वी से काफी मजबूत था क्योंकि वह लिंग्यून स्कूल का मुख्य शिष्य था। हालांकि वे दोनों मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थे, लेकिन उसका वातावरण बहुत अधिक शक्तिशाली था। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम उस मोटे शहर के मालिक के साथ थे, चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। शब्दों में तीखापन बेकार है और मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। वह व्यक्ति बहुत ठंडा था। अभी जो व्यक्ति बोल रहा था उसकी आवाज भी आपकी आवाज से काफी मिलती जुलती थी, हालांकि जो जमीन पर लेटा था वह वही था। चू फैंग वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी नजर में नहीं रखता था। जब वह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, चू फैंग मूल क्षेत्र के पहले स्तर के लोगों को हरा सकता था। अभी वह आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। यहां तक कि मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर के लोग भी उसे नहीं हरा सकते थे। चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चू फैंग की नजर में वे सभी एक ही वार में गिर जाएंगे। हम्फ, तुम्हें लगता है कि मैं भी उसके जैसा बेकार हूं। तुम मेरे लिंग्यून स्कूल के शिष्यों को बहुत कम मानते हो। उसने अचानक अपनी चाल चली। उसने रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया और उसके पूरे शरीर से एक सुनहरी चमक निकली। ये सूरज की तरह चमकदार थी और साथ ही उसका शरीर भी सुनहरे तांबे के रंग का हो गया। यह अब कोई साधारण शरीर नहीं रह गया था और यह काले लोहे से भी अधिक कठोर था। वह अपने हाथ से काले लोहे की तलवारें काट सकता था, अपने शरीर से काले लोहे की घंटियां तोड़ सकता था और यह एक असाधारण मजबूत मार्शल कौशल था। इसने न केवल उसके पूरे शरीर को एक हथियार में बदल दिया, बल्कि इसकी चमक से किसी की भी आंखें चुभ जाती थी और इससे वे किसी भी क्रिया को देखने में असमर्थ हो जाते थे। चू फैंग इस बार मर चुका है। इस व्यक्ति का हमला विंड हियरिंग स्कूल वाले व्यक्ति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। बिना किसी झूठी बहादुरी के आक्रामक और सीधा। चू फैंग के पास फायदा उठाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सही है। हालांकि हम नहीं जानते कि हियरिंग विंड स्कूल का शिष्य क्यों हार गया, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास स्टील की नसें और लोहे की हड्डियां हैं, चू फैंग के पास जीतने की शून्य संभावना है। यहां उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। चू फैंग जिस स्टेज पर था, वहां हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल रही थी। लोगों की दृष्टि चाहे कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, वे स्टेज पर मौजूद दो लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। हालांकि वे लिंग्यून स्कूल के शिष्य द्वारा उत्सर्जित शक्ति को महसूस कर सकते थे। उन्हें लगा कि इस बार चू फैंग के लिए कोई भी छोटा लाभ उठाना असंभव होगा। आखिरकार पूर्ण शक्ति के बिना मार्शल कौशल को मजबूत करने का कोई तरीका नहीं था। वाह! लेकिन उसी समय अचानक एक करुण चीख सुनाई दी। मंच पर सुनहरी रोशनी गायब होने लगी। जब रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई, तो हर किसी की आंखें और मुंह खुले रह गए और वे असीम रूप से स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि चू फैंग अभी भी वहीं खड़ा था और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। जहां तक लिंग्यून स्कूल के शिष्य की बात है, वह पहले से ही जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, उसकी आंखें उल्टी हो गई थी और वह पहले से ही बेहोश था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 123 प्रक्रिया का आनंद लेना। मार्शल भगवान असुर सी 123 प्रक्रिया का आनंद लेना। एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 123 प्रक्रिया का आनंद लेना। यह उस समय हर कोई पूरी तरह से हैरान था। मंच पर जो दृश्य था उसे देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यहां तक कि ठंडी चेन वानशी भी अपना सिर घुमाकर चू फैंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या चू फैंग वाकई इतना शक्तिशाली था? इतना शक्तिशाली कि वह चेन वानशी के बराबर था और आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना के साथ वह मूल क्षेत्र के पहले स्तर के लोगों को आसानी से हराने में सक्षम था। वैसे तो दुनिया में ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं थी जो कमजोर होते हुए भी ताकतवर को हरा सकते थे, लेकिन वे जाने माने लोग थे। क्या वह सामान्य दिखने वाला युवक भी ऐसा ही प्रतिभाशाली था? तरह तरह के अकल्पनीय विचार उनके मन में आते रहे। पहली बार लोगों को लगा कि शायद उन्होंने चू फैंग को कम आंका है।
शायद शुरू से ही चू फैंग ने धोखा नहीं दिया और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस मुकाम तक पहुंचा। नगर पालिका ये गोल्डन पर्पल सिटी के पहरेदारों के चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। पहले वे चू फैंग को नीची निगाह से देखते रहते थे और उन्हें लगता था कि चू फैंग सुरो के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके यहां आ रहा है और उनके गोल्डन पर्पल सिटी की इज्जत खोना चाहता है। खास तौर पर चू फैंग के वान वेनपेंग की जगह लेने के बाद चू फैंग के प्रति उनकी नफरत चरम पर पहुंच गई। हालांकि उस पल उन्हें चू फैंग के बारे में अपने विचारों पर संदेह होने लगा और उन्हें लगा कि यह सही था या नहीं। वे खुद को इस पर विचार करने से रोक नहीं पाए। शायद लेडी सू रो सही थी। शायद ये चू फैंग हमारे लिए कोई सरप्राइज लेकर आए। चेन हुई के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी। वास्तव में पहले उसके मन में भी अपने पहरेदारों की तरह ही विचार थे और उसे लगा कि चू फैंग एक बोझ है। हालांकि अभी न केवल चू फैंग बोझ नहीं था, बल्कि वह उसके स्वर्ण बैंगनी शहर के चेहरे की मोल तोल की चीज भी था। ये कैसे संभव है? उसके पास इतनी ताकत कैसे है? उसने अपने विरोधियों को कोई लाभ नहीं दिया और उन्हें जानबूझकर मैच हारने दिया। हालांकि दूसरों की तुलना में गोल्डन पर्पल सिटी के लोग इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार अपने दिल की गहराई से वे चू फैंग को नीची नजर से देखते थे और उसके अपमान की प्रतीक्षा करते थे। फिर भी उनकी आंखों के सामने चू फैंग ने न केवल खुद को अपमानित किया, बल्कि वह ध्यान का केंद्र भी बन गया। झगड़ों में अब चू फैंग नहीं था जो इसे सहन नहीं कर सकता था, बल्कि वे थे। आखिरकार वे शीर्ष 10 में भी नहीं पहुंचे थे, फिर भी चू फैंग उस मंच पर खड़ा था। उसने प्रथम श्रेणी के स्कूलों के 2 मुख्य शिष्यों को हराया और उनमें से एक तो हैशेक स्कूल, लिंगयुन स्कूल का मुख्य शिष्य भी था। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। कम से कम वे ऐसा नहीं कर सकते थे। यहां तक कि वान वेनपिंग भी ऐसा नहीं कर सकता था। भीड़ की अनगिनत हैरान निगाहों के बीच चू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे लड़ाई के मंच से नीचे की ओर कदम बढ़ाया। उसकी ओर देखने वाली निगाहें तिरस्कार से प्रशंसा में बदल गईं। जब चू फैंग ने बिजली की गति से लड़ाई समाप्त की तो पवन बादल शहर का युवक पूरे चौक का केंद्र बन गया। एक बार फिर युवक पहले जैसा ही हो गया। कुछ संघर्ष के बाद उसने बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की। इससे किसी को यह समझ में नहीं आया कि वह अपनी ताकत छिपा रहा था या उसके विरोधी बहुत ताकतवर थे। नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही इस नई उत्कृष्टता सभा में धैर्य खो चुका हूं। चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। जैसे ही विंड क्लाउड सिटी का युवक मंच से नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था, चेन वानशी की स्कर्ट उछलकर मंच पर चढ़ गई। उसने उस युवक से लड़ने की पहल की। मैं डिंग चौ हूं। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें। विंड क्लाउड सिटी का युवक चेन वानशी की हरकतों पर केवल हल्के से मुस्कुराया। उसने विनम्रता से चेन वानशी की ओर हाथ जोड़े। ऐसा लग रहा था कि चेन वानशी ने पहले जो ताकत दिखाई थी, उससे उसे कोई परेशानी नहीं थी। हम्फ। चेन वांगसी ने ठंडी सांस ली और हवा में हाथ हिलाया। यह कोई सुंदर मार्शल कौशल नहीं था, फिर भी इसमें मजबूत मूल शक्ति भरी हुई थी। उसकी पिछली प्रतिद्वंद्वी को उस हथेली से जबरदस्ती मारा गया और पराजित किया गया। हालांकि चेन वांगसी के हमले का सामना करते हुए डिंग चो ने न तो कोई हरकत की और न ही उसे चकमा दिया। अपने हाथ की एक बेतरतीब लहर के साथ उसकी हथेली से मूल शक्ति की एक परत फैल गई और आसानी से चेन वांगसी के हमले को खत्म कर दिया। तो तुमने अपनी ताकत छिपाई। क्या यह सार्थक है? चेन वांगशी को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसकी निगाहों में क्रोध की झलक थी। मैं तो बस लड़ाई की प्रक्रिया का आनंद ले रहा हूं। क्या इसमें कुछ गलत है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम दोनों को ही लड़ाई पसंद है, लेकिन आप सिर्फ नतीजे पर ध्यान देते हैं। मैं इस प्रक्रिया का आनंद लेता हूं क्योंकि नतीजे मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार अंत में जीतने वाला तो मैं ही हूं। डिंग चो के चेहरे पर अभी भी हल्की, शांत मुस्कान थी। हालांकि अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह शांति नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। तुम्हारे पास बहुत अच्छे शब्द हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो। चेन वानशी ने एक बार फिर हमला किया। उसने हवा में कई हथेलियां थपथपाई और हर बार जब वह अपनी हथेली से वार करती, तो हवा कांप उठती। चमकीली और सुनहरी हथेलियां भी संघनित हो गईं। उसके तेज हाथों की वजह से पूरा युद्ध मंच घने, सुनहरे रंग के हथेली के निशानों से भर गया था। वे डिंग चो पर हमला करते हुए सुनहरे रंग के चमकते सितारों की तरह लग रहे थे। लेडी वांगसी के तरीके बहुत मजबूत हैं। हालांकि यह केवल रैंक 4 मार्शल कौशल है, लेकिन वह बिना किसी त्रुटि के इसका पूरी तरह से उपयोग कर रही है। इसे आसानी से रैंक 5 मार्शल कौशल के साथ जोड़ा जा सकता है। गोल्डन पर्पल सिटी गार्ड ने प्रशंसा में अंतहीन आहें भरी। ये वांगसी वास्तव में एक सच्ची मार्शल प्रतिभा है। साधना प्रतिभा के मामले में वह वास्तव में मुझसे आगे निकल जाती है। चेन वांगसी के पिता चेन हुई बहुत गर्वित थे और वे अपनी मुस्कान नहीं छिपा सके। उल्का तार तकनीक बहुत बढ़िया प्रयोग है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें परिपक्वता की थोड़ी कमी है।
डिंग चो की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आभा घूम गई। कई हथेली के निशानों के बाद उसने चेन वांगसी के समान ही मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। ताकत के मामले में वे चेन वांगसी से भी अधिक शक्तिशाली थे। रंबल रंबल रंबल। मंच पर सुनहरे हथेली के निशान लगातार फट रहे थे और ओरिजिन शक्ति की परतें लगातार फैल रही थीं। यहां तक कि प्लाजा के बाहर के लोग भी उस ताकत को महसूस कर सकते थे। ये वह ताकत थी जो दो ओरिजिन क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास होनी चाहिए। उस पल हर कोई यह भी जानता था कि डिंग चो ने वास्तव में अपनी ताकत छिपाई थी। अपने पिछले मुकाबलों को याद करते हुए ऐसा नहीं था कि उसकी ताकत बहुत कम थी, ये जानबूझकर किया गया था। न केवल वह चेन वांशी से कमजोर नहीं था, बल्कि वह थोड़ा ज्यादा ताकतवर भी था। प्रभावशाली। डिंग चो वास्तव में पवन बादल शहर का प्रतिनिधि होने के योग्य है। ताकत के मामले में वह चेन वांशी से काफी मजबूत है। ऐसा लगता है कि इस साल की नई उत्कृष्टता सभा का विजेता फिर से पवन बादल शहर का है। सू हेन ने फैसला सुनाया और कहा, पिताजी, ये शब्द थोड़ा जल्दी कह दिए गए हैं, है ना? भले ही चेन वांशी डिंग चो के खिलाफ नहीं जीत सकती, लेकिन मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल का राक्षस अभी भी मंच पर नहीं आया है। सू रो ने मधुर मुस्कान के साथ सू हेन के पीछे खड़े होकर कहा। चू फैंग वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और इस पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये डिंग चो भी साधारण नहीं है। क्या आपको पता नहीं चला कि उसने अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है? उसने कोई रहस्यमय तकनीक भी इस्तेमाल नहीं की और उसने जो मार्शल कौशल इस्तेमाल किए वे उसके पास मौजूद सबसे मजबूत नहीं थे। मेरा अनुमान है कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो वह मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर के लोगों के बराबर हो सकता है। हालांकि चू फैंग में काफी लड़ने की शक्ति है, लेकिन वह अभी आत्मा क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर है। अगर उसके पास मूल क्षेत्र के पहले स्तर की साधना होती तो शायद उसके पास डिंग चो को हराने का मौका होता। हालांकि जब तक वह आत्मा क्षेत्र में है, चाहे वह आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर ही क्यों न हो, वह डिंग चो को बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। सू हेन ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, आप चू फैंग को ठीक से नहीं समझते। आप जानते हैं कि डिंग चो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चू फैंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है? सू रो सू हेन के विचारों से सहमत नहीं थी। तुम्हें चू फैंग पर पूरा भरोसा है ना? क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? सू हेन ने बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 124 कदम पत्थर। मार्शल भगवान असुर सी 124 स्टेपिंग स्टोन। एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 124 कदम पत्थर। क्या दांव लगाऊं? सू रो ने मुस्कुराते हुए पूछा। चेन वांशी निश्चित रूप से डिंग चो को हराने में असमर्थ होगी, इसलिए ये केवल समय की बात है कि वह हार जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से चू फैंग डिंग चो से लड़ेगा। मैं शर्त लगाता हूं कि चू फैंग डिंग चो से हार जाएगा। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारी शादी तय करूंगा। सू हेन ने कहा। पिताजी, आप फिर से मेरी शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैंने पहले ही कह दिया है, मैं अपनी शादी खुद तय करूंगी। ये शब्द सुनकर सू रो स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई तो कोई बात नहीं। सू हेन उदासीनता से मुस्कुराए। मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकती? क्यों नहीं? अगर मैं जीत गई तो छोटी मेई और शांगुआन या के बीच की शादी को बर्बाद कर दूंगी। इसके बारे में क्या? सू रो ने गंभीरता से कहा। वह तो, उस पल सू हेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह स्पष्ट रूप से मुश्किल स्थिति में था। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? सू रो की आंखें दो अर्धचंद्राकार हो गईं और उसने आंखें सिकोड़कर अपने पिता को देखकर मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिता को मुश्किल परिस्थिति में देखकर आनंद ले रही थी। तुम मजाक कर रहे हो? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? फिर जैसा कि तुमने कहा, अगर चू फैंग डिंग चो को हरा देता है और नई उत्कृष्टता सभा जीत लेता है, तो मैं जाकर शांगुआन परिवार को ढूंढूंगी और शादी रद्द कर दूंगी। बेशक केवल तभी जब छोटी मेई सहमत हो। सू हेन ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की। हे मेरे स्वामी पिता, चिंता मत करो। छोटी मेई आपसे शादी का वादा तोड़ने के लिए तरस रही है। सू रो की मुस्कान बेहद खुश थी और उसकी खुशी उसके दिल से आ रही थी। उसने सबसे पहले पास ही खड़ी सू मेई को देखा, फिर उसने चू फैंग की ओर अपनी नजर डाली और धीरे से कहा, चू फैंग, छोटी मेई की खुशी तुम पर निर्भर करेगी। पिता और बेटी की बातचीत किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस समय सभी की निगाहें डिंग चो और चेन वांशी के मंच पर केंद्रित थी। दोनों लोगों के बीच लड़ाई चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। चेन वांगसी ने लगातार जोरदार हमले किए और सभी तरह के शक्तिशाली मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। हालांकि जिस चीज ने सभी को चौंका दिया वह ये थी कि डिंग चो चेन वांगसी द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी कौशल का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा चेन वांगसी ने जो भी मार्शल कौशल इस्तेमाल किया वह उसका इस्तेमाल करता। हर बार वह चेन वांगसी पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालता।
उनकी आंखों के सामने हर कोई देख सकता था कि डिंग चो बहुत शक्तिशाली था। इतने लंबे समय के बाद उसने चेन वांगसी से गंभीरता से लड़ाई भी नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से चेन वांगसी के साथ खेल रहा था। डिंग चो के सामने चेन वांगशी के पास वह माहौल नहीं था जो उसके पिछले विरोधियों के सामने था। उसका ठंडा और गर्वित चेहरा पसीने की चमकीली और पारदर्शी बूंदों से भरा हुआ था, जब वह बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए मुश्किल से सांस ले रही थी। डिंग चो ने उसे लगभग एक मृत अंत तक पहुंचा दिया था। वांगसी, तुम्हें धीरज रखना होगा। चेन हुई की आस्तीन के भीतर उसकी दोनों मुट्ठियां पहले से ही कसकर बंद थीं। चेन वांगशी के लिए वह बहुत पसीना बहा रहा था। उनके स्वर्ण बैंगनी शहर को इस नई उत्कृष्टता सभा को जीतना था, अन्यथा वे ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जिसमें वे अपने करों को जमा करने में असमर्थ होंगे। कर न चुकाने पर वर्मिलियन बर्ड सिटी से मिलने वाली सजा की बात तो दूर, वे दूसरे शहरों में भी हंसी का पात्र बन जाएंगे। भविष्य में वे चाहे जो भी करें, वे हमेशा दूसरों से एक स्तर नीचे रहेंगे और उनके लिए फिर से अपना सिर उठाना बहुत मुश्किल होगा। लेडी वांगशी, आपको जीतना ही होगा। आप ये कर सकते हैं। चेन हुई की खामोश जयकार की तुलना में गोल्डन पर्पल सिटी के गार्ड जोर से चिल्लाए और चेन वांगशी के लिए खुलेआम जयकारे लगाए, क्योंकि उनके गोल्डन पर्पल सिटी का सम्मान पूरी तरह से चेन वांगशी पर था। केवल जीत ही स्वीकार्य थी, हार नहीं। हालांकि वास्तविकता क्रूर थी। जब चेन वांगशी ने अपनी शारीरिक शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त कर ली, तो डिंग चो ने आखिरकार अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। उसके भयंकर हमले ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया। हालांकि वे केवल सबसे सरल हमला करने के तरीके थे और उसने किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग भी नहीं किया था, लेकिन उसकी ताकत ने लोगों को प्रशंसा में आहें भरने पर मजबूर कर दिया। उसके सामने चेन वांगशी का कोई भी हमला बेकार था। वह केवल डिंग चो को देख सकती थी क्योंकि वह एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। उस पल आखिरकार सभी को पता चल गया कि वह साधारण सा दिखने वाला युवक कितना मजबूत था। हालांकि चेन वांगशी उसी पीढ़ी के लोगों की तुलना में काफी बेहतरीन थी, फिर भी डिंग चो के सामने वह काफी कमजोर थी। ये जूनियर, तुम हार गए। अंत में डिंग चो चेन वांगसी के सामने आया और उसकी महिला जैसी पतली हथेली पहले से ही चेन वांगसी के कंधे पर दबा दी गई थी। हालांकि यह बहुत कोमल और कमजोर लग रहा था, लेकिन उस हथेली की ताकत ने चेन वांगसी को जमीन पर घुटनों के बल बैठने की स्थिति में दबा दिया और उसके पास उठने की शक्ति नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कमीना अपनी बेटी को डिंग चो द्वारा लड़ाई के मंच पर घुटनों के बल पर दबाते देख चेन हुई अचानक और गुस्से से खड़ा हो गया और उसके पूरे चेहरे पर गुस्से की ज्वाला दिखाई देने लगी। हालांकि उसने सहन किया। उसे उस स्थिति में सहना ही था। पराजित। चेन वांगशी पराजित हुई और वह पूरी तरह से पराजित हुई। वह अंत सभी की उम्मीदों से बढ़कर था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि डिंग चो में इतनी ताकत छिपी है। वह इतना शक्तिशाली था कि वह साधना के समान स्तर पर अजेय था। उस पल हर जगह जयकारे गूंज उठे, चाहे वह चौक के अंदर हो या बाहर। चाहे जो भी अंत रहा हो, डिंग चो और चेन वांगशी ने उन्हें लड़ाई का एक दावत दिया और डिंग चो का पहला होने का खिताब वास्तव में पूरी तरह से योग्य था। विंड क्लाउड सिटी के सभी लोग खुश और उत्साहित थे, खास तौर पर विंड क्लाउड सिटी के नगर स्वामी। उनकी मुस्कान बेहद गर्व से भरी हुई थी, क्योंकि उनका विंड क्लाउड सिटी एक बार फिर न्यू एक्सीलेंस असेंबली का चैंपियन था और उन्होंने 20 दूसरे दर्जे के शहरों के बॉस की स्थिति की सफलतापूर्वक रक्षा की। पवन बादल शहर के लोगों के विपरीत स्वर्ण बैंगनी शहर के लोग सभी निराश थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि चेन वांगशी की ताकत के साथ उनके पास विजेता की स्थिति थी, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह डिंग चो से हार जाएगी। अगर वे एक और नई उत्कृष्टता सभा में हार जाते तो हार जाते। ज्यादा से ज्यादा उन्हें कुछ पछतावा होता। हालांकि इस बार मामला अलग था। वे इस नई उत्कृष्टता सभा में हार नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वे हारते तो उनके लिए बहुत बड़ी बदनामी होती। हालांकि उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। चेन वांगशी पहले ही मंच से उतर चुकी थी और हालांकि उसका चेहरा अभी भी ठंडा और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की छोटी छोटी बूंदें थीं। यह देखा जा सकता था कि वह अपनी हार के कारण दुखी थी। जहां तक डिंग चो का सवाल है, चेन वांगशी की पीठ को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके मुंह का कोना ऊपर उठा और उसने भी धीरे धीरे मंच से नीचे उतरना शुरू कर दिया। यह नई उत्कृष्टता सभा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? लेकिन ठीक उसी समय डिंग चो के पीछे से एक स्पष्ट आवाज अचानक सुनाई दी। सिर घुमाकर पीछे देखने पर डिंग चो के शांत चेहरे पर थोड़ी बेचैनी उभर आई, क्योंकि उसे चौंक कर पता चला कि एक युवक अचानक लड़ाई के मंच पर आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला और उसे पता ही नहीं चला कि वह कब मंच पर आ गया। उस पल प्लाजा के अंदर या बाहर हर कोई उस दृश्य की ओर आकर्षित था। लगभग किसी को भी पता नहीं चला कि वह युवक कब मंच पर आया। स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति चू फैंग था। चू फैंग, वह मंच पर क्यों गया? क्या वह मरना चाहता है? गोल्डन पर्पल सिटी के लोग गुस्से से भर गए थे। यहां तक कि चेन वांगशी भी डिंग चो के हाथों हार गई थी,
इसलिए उन्हें लगा कि चू फैंग के पास जीत हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उन्हें लगा कि चू फैंग केवल और अधिक सम्मान खो देगा। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? चू फैंग का आकलन करने के बाद डिंग चो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चुनौती? इसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है ना? मैं सिर्फ इस नई उत्कृष्टता सभा का चैंपियन बनने में दिलचस्पी रखता हूं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम विजेता बनने की मेरी राह पर सिर्फ एक कदम हो। चू फैंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहें आलस्य से भरी थीं। डिंग चो और चेन वानशी के बीच लड़ाई के बाद चू फैंग ने अभी भी डिंग चो को अपनी नजरों में नहीं रखा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 125 शिखर टकराव। मार्शल भगवान असुर सी 125 शिखर टकराव। एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 125 शिखर टकराव। तुम बहुत बहादुर हो। तुम वास्तव में पहले व्यक्ति हो जो मेरी शक्ति प्रदर्शन के बाद मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। डिंग चो की मुस्कुराहट में कोई बदलाव नहीं आया और वह बहुत दयालु लग रही थी। हालांकि लोगों को पहले से ही पता था कि वह सांसारिक मामलों से खुद को दूर रखने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। बस इतना था कि उसने अपने अहंकार को बहुत गहराई से छिपाया था। इसका मतलब ये था कि आपके पिछले प्रतिद्वंद्वी कमजोर लोग थे, या शायद आपके लिंग्योन स्कूल में भी कोई विशेषज्ञ नहीं है। चू फैंग ने मजाक में मुस्कुराया। अजूर प्रांत में आप पहले व्यक्ति हैं जो ये कहने की हिम्मत करते हैं कि मेरे लिंग्योन स्कूल में कोई विशेषज्ञ नहीं है। डिंग चो की तलवार जैसी भौहें अंदर की ओर झुक गईं और उसकी निगाहों में ठंडी चमक की किरणें उभर आईं। उसे ऐसा लग रहा था कि लोग उसके लिंग्योन स्कूल के बारे में बुरी बातें कह रहे हैं। बस सच कह रहा हूं। चू फैंग ने अपने कंधे उचका दिए और काफी उदासीन लग रहा था। चून की बात यहां तक पहुंच गई है तो आगे बढ़ो। जब तक तुम मुझे हरा दोगे, ये चैंपियनशिप तुम्हारी रहेगी। हालांकि तुम्हें ये बताने में कोई बुराई नहीं है कि मैं तुम्हें चेन वानशी से भी ज्यादा बुरी तरह से हरा दूंगा। डिंग चो ने अपने हाथ को हुक की तरह बनाया और चू फैंग को हुक लगाने का इशारा किया। जैसी आपकी इच्छा। तारांकन फफफ। चू फैंग ने हमला किया। उसने रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया और उसकी भव्यता इंद्रधनुष की तरह प्रभावशाली थी। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका और वह हवा की तरह डिंग चो के सामने आ गया। उसकी गति बहुत तेज थी और हर कोई काफी हैरान था। चू फैंग की भुजाएं खुलते और बंद होते समय नाचती थी। हर एक कौशल और शैली को बढ़िया और उत्कृष्ट कहा जा सकता है। उसके हमले बिजली की तरह तेज और पहाड़ की चोटियों की तरह मजबूत थे। उसकी मुठ्ठियां लोहे की तरह और पैर चाबुक की तरह थे। उसके मुंह के ऐसे हमलों में बदल गए जो तूफान की तरह थे और उन्होंने डिंग चो को अपने भीतर घेर लिया। इस आदमी में इतनी प्रबल शक्ति कैसे हो सकती है? आत्मिक क्षेत्र की साधना के साथ उसके पास ऐसी शक्ति है जो मूल क्षेत्र से कमजोर नहीं है। चू फैंग के हमलों से जमीन पर आश्चर्य की आवाजें गूंज उठी। हर किसी की नजर चू फैंग के मुक्का मारने के तरीकों पर टिकी थी। यहां तक कि विभिन्न नगर के शासकों की भौहें भी कसकर बंद हो गई थी और उनकी आंखें चमक उठी थीं। हालांकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि चू फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इस हद तक शक्तिशाली था। तुम्हें अपना काम पता है। चू फैंग के मजबूत और भयंकर हमलों का सामना करते हुए डिंग चो अप्रत्याशित रूप से सहजता से उसका सामना नहीं कर सका। उसे लगातार पीछे धकेला गया और उसने धीरे धीरे प्रतिरोध करने की शक्ति भी खो दी। चू फैंग का शरीर असामान्य रूप से कठोर था, इसलिए जब तक वह चू फैंग के शरीर से जोर से टकराता, शरीर के उस हिस्से से सुन्नपन की भावना आती। वह चू फैंग के हमलों को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वह उसे रोक नहीं सकता था। फुसफुसाहट। अचानक चू फैंग ने एक और जोरदार और क्रूर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से हवा उठी और वह सीधे उसके चेहरे की ओर बढ़ी। डिंग चो के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। हम्फ। ये देखकर डिंग चो ने अपने दांत पीस लिए और ठंडी सांस ली। उसके आसपास की हवा तुरंत सीधी हो गई और अदृश्य शक्ति की एक परत बाहर निकल आई। उसके शरीर में मूल शक्ति ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह थी और बाहर निकलते ही उसने सब कुछ अपने में समा लिया। मजबूत शक्ति एक निराकार तूफान में बदल गई और चू फैंग को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया। जिस समय चू फैंग को पीछे धकेला गया, उसी समय डिंग चो आगे बढ़ा, अपनी दोनों भुजाओं को लहराया, बेतरतीब ढंग से अपनी मुट्ठियां बाहर निकाली और चू फैंग के पहले के हमले से उसने चू फैंग पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। आपने अंततः रहस्यमय तकनीक का उपयोग किया। चू फैंग को पलक झपकते ही लाभ की स्थिति में आते देख सूरो ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह जानती थी कि डिंग चो गंभीर हो गया है और रहस्यमय तकनीक को संचालित करने वाले के पास मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर के बराबर ताकत है। चू फैंग वास्तव में बहुत दबाव में था। हे रुआ, जैसा कि मैंने कहा, चू फैंग डिंग चो को नहीं हरा सकता।
हालांकि आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना के साथ यह सब करने में सक्षम होने के कारण उसे पहले से ही चमत्कार करने वाला कहा जा सकता है। अगर वे दोनों एक ही साधना क्षेत्र में होते तो चू फैंग निश्चित रूप से डिंग चुओ को हरा सकता था। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी साधना एक जैसी नहीं है। सु हेन ने अपनी थोड़ी पर सूखी दाढ़ी रगड़ी और खुशी से मुस्कुराया। छी पिताजी, परिणाम निश्चित नहीं है, इसलिए ये शब्द इतनी जल्दी मत कहिए। सु रो ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और मंच पर दो लोगों को देखती रही। असल में मैं देखना चाहता हूं कि चू फैंग किस हद तक टिक सकता है। अगर वह चेन वांशी से ज्यादा समय तक टिक सकता है तो वह काफी प्रभावशाली होगा और उसे हमारे साथ ईमानदारी से शामिल किया जाना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। सु हेन ने भी गंभीरता से देखा। हालांकि उसे लगा कि चू फैंग जीत नहीं सकता, लेकिन चू फैंग ने जो प्रतिभा दिखाई उसने उसे पहले से ही उसके बारे में बहुत अच्छा सोचने पर मजबूर कर दिया। चाहे वह जीते या हारे, वह चू फैंग को अपने करीब लाने की कोशिश करेगा। क्या हुआ? इसे कहते हैं अपनी ही दवा का स्वाद चखना। डिंग चो ने रहस्यमय तकनीक का संचालन किया और उसके शरीर के हर हिस्से पर उसकी मूल शक्ति की ताकत तुरंत कई गुना बढ़ गई। उसने अपना हाथ और पैर उठाया और आसपास की मूल शक्ति जिसे वह नियंत्रित कर सकता था, उसने चू फैंग को गहराई से नियंत्रित किया। आप गंभीर हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं। चू फैंग अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने अचानक अपने पीछे हटते कदमों को रोक दिया। एक हाथ से उसने मुट्ठी और पैर के खिलाफ लहराया जो डिंग चो उसकी ओर फेंक रहा था। कई हथेलियां दिखाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत बड़े हाथ डिंग चो की ओर बढ़ रहे थे। युद्ध कौशल। डिंग चो अचानक हुए परिवर्तन से बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि चू फैंग की सभी भ्रामक हथेलियां भौतिक हो गई थी और वह ये पता नहीं लगा पा रहा था कि कौन सी हथेलियां असली हैं और कौन सी नकली, और वह इसके आर पार कुछ नहीं देख पा रहा था। यह तो महज रैंक 3 मार्शल स्किल है। तुम मेरे सामने ये दिखाने की हिम्मत कर सकते हो। हालांकि चौंकना तो चौंकना ही था और डिंग चो घबराया नहीं। वह अचानक चिल्लाया और उसके शरीर के भीतर की मूल शक्ति विशेष मेरिडियन के माध्यम से उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और अविनाशी होने का एहसास भी हुआ। उस पल हर जगह एक खतरनाक माहौल के साथ चमक फैल गई। ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास खून और मांस का शरीर नहीं था। वह बस सोने और तांबे से बना एक युद्ध देवता था। यह सही था। डिंग चो ने अद्वितीय मार्शल कौशल का उपयोग किया जो केवल लिंग्यून स्कूल के पास था। रैंक 4 मजबूत मार्शल कौशल, गोल्डन आर्मर, स्टील बॉडी। लिंग्यून स्कूल के शिष्य, जिनसे चू फैंग ने पहले लड़ाई की थी, ने भी इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि इस बार जब डिंग चो ने इसका इस्तेमाल किया तो ताकत पूरी तरह से अलग थी। वह वास्तव में इसके साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। झूठी बहादुरी। देखो कैसे मेरा गोल्डन आर्मर स्टील बॉडी इसे तोड़ता है। डिंग चो ने कई घूंसे मारे और चू फैंग की मायावी हथेलियों को जबरदस्ती तितर बितर कर दिया। उसका आखिरी मुक्का चू फैंग की मायावी हथेली से बुरी तरह टकराया। धमाका, मुट्ठी और हथेली टकराए और बहुत तेज आवाज हुई जैसे स्टील एक दूसरे से टकराता है। बहुत ज्यादा ऊर्जा की लहरें उठी और दोनों लोगों को कई कदम पीछे धकेल दिया। उस समय सभी ने सोचा कि चू फैंग बुरी तरह घायल हो गया है। आखिरकार चू फैंग केवल तभी मौत की तलाश में था जब वह डिंग चो के रैंक 4 मार्शल कौशल की तुलना में रैंक 3 मार्शल कौशल के साथ बल का सामना करे। हालांकि जब लोगों ने सोचा कि डिंग चो की मुट्ठी को रोकने के लिए चू फैंग ने जिस हथेली का इस्तेमाल किया था वह टूट गई है, तो चू फैंग का शरीर चीते की तरह था क्योंकि वह अचानक डिंग चो की ओर कूद गया था। अच्छा, गोल्डन आर्मर स्टील बॉडी। मैं, चू फैंग, देखूंगा कि कौन किसको तोड़ रहा है। उस समय चू फैंग के शरीर में परिवर्तन हो रहा था। सफेद रंग के बिजली के सांपों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था और हर जगह तेज बिजली चमक रही थी। बिजली की तेज चमक के बीच कान चीर देने वाली धमाकेदार आवाजें निकलती रहीं और साथ ही चमकदार चिंगारियों के साथ उसका व्यवहार बेहद डरावना था। ये शक्ति, ये रैंक 5 कौशल है। नहीं, ये रैंक 4 कौशल है जिसमें रैंक 5 कौशल की शक्ति है। डिंग चो के हाव भाव में बहुत बदलाव आया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग के पास इतनी मजबूत तकनीक है। रैंक 5 मार्शल कौशल ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग समझ सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करे मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 126 काला सोना ब्लेड। मार्शल भगवान असुर सी 126 काला सोना ब्लेड। एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 126 काला सोना ब्लेड। वर्तमान चू फैंग ने अपने पूरे शरीर पर बिजली लपेट ली थी। बिजली के सांप दहाड़ रहे थे और वह अब एक इंसान की तरह भी नहीं लग रहा था। वह बिजली द्वारा बनाए गए युद्ध देवता की तरह था। चू फैंग ने जो ताकत दिखाई उससे सभी दंग रह गए। आध्यात्मिक ऊर्जा को पदार्थ में संघनित करने के लिए मार्शल कौशल को रैंक 5 मार्शल कौशल होना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि एजियोर प्रांत में सबसे मजबूत सिर्फ रैंक 6 मार्शल स्किल वाले लोग थे।
रैंक 5 मार्शल स्किल ऐसी चीज थी जिसकी उम्मीद बहुत से लोग करते थे, लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाते थे। हालांकि चू फैंग जैसे युवा व्यक्ति ने ऐसे बेहतरीन मार्शल स्किल को हासिल किया, स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग उसकी प्रशंसा और सम्मान करेंगे। हालांकि डिंग चो, जो अपने गोल्डन आर्मर स्टील बॉडी पर पूरी तरह से आश्वस्त था, बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और चू फैंग की ओर दौड़ा। बिजली के सांप और सुनहरी रोशनी के बीच टकराव के क्षण में दो लोगों के पास मार्शल कौशल था जो उनके शरीर की रक्षा करते थे। एक भयंकर शारीरिक टकराव शुरू हुआ। हालांकि जैसे ही उन्होंने हमला किया, लाभ और हानि का निर्धारण जल्दी से हो गया। चू फैंग के बिजली के सांप बेहद दबंग थे और उनके पास पूर्ण हमला करने की शक्ति थी। डिंग चो का मार्शल कौशल संयोग से एक रक्षा मार्शल कौशल था, इसलिए वह जल्दी से चू फैंग द्वारा दबाव में आ गया। बैंग 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 उनकी मुट्ठियां और पैर आपस में टकराते रहे। हर बार जब वे आपस में टकराते तो एक तेज धमाका होता। हर बार जब वे मुक्का मारते तो तेज लहरें उठती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब हर लहर निकलती तो डिंग चो एक कदम पीछे हट जाता और चू फैंग आगे बढ़ जाता। हे भगवान, चू फैंग किस तरह का व्यक्ति है? वह डिंग चो पर दबाव डालने के लिए आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना का उपयोग कर सकता है, जो मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। लोग लगातार चिल्ला रहे थे और कई लोगों का खून खौल रहा था क्योंकि उनके सामने का दृश्य उन्हें एक भयानक सच्चाई बता रहा था। चू फैंग, जो मार्शल कौशल पर निर्भर था, जो शरीर से आत्मा ऊर्जा द्वारा संघनित था, डिंग चो पर दबाव डाल रहा था जिसके पास मूल शक्ति थी। इतना ताकतवर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चू फैंग इतना ताकतवर है। ऐसा लगता है कि शायद वह वाकई मेरे सुनहरे बैंगनी शहर की मदद कर सकता है और चैंपियन बन सकता है। चेन हुई और गोल्डन पर्पल सिटी के कई गार्ड खुश और उत्साहित थे। शुरू में उन्हें चेन वानशी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग ने एक चीख से सबको चौंका दिया। इससे मूल रूप से उदास रहने वाले लोगों को फिर से रोशनी दिखाई दी। क्या तुम मुझे तोड़ने के लिए इस गोल्डन आर्मर स्टील बॉडी का इस्तेमाल नहीं करने वाले थे? तुम मुझसे इस तरह क्यों पिट रहे हो? चू फैंग के शरीर के चारों ओर बिजली की कुंडलियां बनी हुई थी और वे एक विचार से ही आगे बढ़ जाते थे। उसे व्यक्तिगत रूप से हमला करने की भी जरूरत नहीं थी और उसे केवल खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। इसके साथ वह डिंग चो को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था और भले ही उसका शरीर मजबूत हो, वह चू फैंग के बिजली के चाबुक का विरोध नहीं कर सकता था। मुझे पीटोगे? तुम इसके लायक नहीं हो। डिंग चो को चू फैंग की वजह से थोड़ी चिंता होने लगी, इसलिए उसने अपने कॉस्मोस सेक्स से 2 बड़े काले ब्लेड निकाले। ब्लेड काले रंग के थे और कोई यह नहीं बता सकता था कि वे किस चीज से बने थे। धार तेज नहीं थी, फिर भी लोगों को यह असामान्य रूप से कठोर होने का एहसास हुआ। यह निश्चित रूप से एक सामान्य हथियार नहीं था। तारांकन फुफुफुफ। डिंग चो के हाथों में डबल ब्लेड लहराए गए और उन्होंने काले रंग की 2 किरणें बनाई। यह बेहद विचित्र था और ऐसा लग रहा था जैसे यह आध्यात्मिक ऊर्जा को काट सकता है और मूल शक्ति को काट सकता है। इसने वास्तव में चू फैंग के बिजली के चाबुक को काट दिया क्योंकि यह हवा में फैल गया था। हमलावर चाबुक को काटने के बाद डिंग चो ने बचाव को आक्रमण में बदल दिया और चू फैंग पर हमला करना शुरू कर दिया। चू फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ऐसा कोई अजीब हथियार होगा जो मार्शल कौशल को काट सकता है। हालांकि हैरान होना तो हैरान करने वाला था। चू फैंग पीछे नहीं हटा और विचारों में बदलाव के साथ ही उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई। तारांकन गर्जन। उसके शरीर से भयंकर बिजली निकली और वह कई लंबे, विशाल बिजली के ड्रैगन में बदल गई। बिजली के ड्रैगन दहाड़ने लगे और हर जगह उसकी आवाज गूंज उठी। इतनी तेज आवाज से मंच भी बुरी तरह हिल गया। हम्फ। अंत में, ये केवल रैंक 4 मार्शल कौशल है। चाहे ये कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं अभी भी इसे काट सकता हूं। डिंग चो ने ठंडी सांस ली और उसका हमला बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। हवा में कई काली किरणें फूट पड़ी और विशाल बिजली के ड्रैगन उसके द्वारा काट दिए गए। जैसे ही वे गायब हुए, उसने चू फैंग के शरीर की ओर वार किया। लानत है, इस आदमी का ब्लेड वास्तव में मेरी 3 थंडर शैलियों को तोड़ सकता है। चू फैंग काफी हैरान था और उसने आखिरकार उस ब्लेड की शक्ति का अनुभव किया। ये काले सोने के ब्लेड हैं। इन्हें काले सोने से बनाया गया है और ये रैंक 5 से नीचे के सभी मार्शल कौशल को काट सकते हैं। किसी ने चिल्लाकर कहा क्योंकि उन्हें पता था कि काले रंग का ब्लेड कहां से आया है। ये काले सोने के ब्लेड हैं। ये एक तरह का खजाना है और इनकी कीमत काफी ज्यादा है। इस डिंग चो के पास ऐसे ब्लेड कहां से आए? यहाँ तो 2 ही हैं। ये जानने के बाद कि डिंग चो के हाथ में जो हथियार है वो काले सोने के ब्लेड हैं, लोग लगातार चौंक रहे थे क्योंकि काले सोने के ब्लेड की कीमत काफी ज्यादा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वही है। मुझे पता है वह कौन है। उसी क्षण चेन वानशी, जो चेन हुई के पीछे खड़ी थी, ने अपना छोटा सा मुंह खोला और उसकी चमकती आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वानशी, क्या? उस डिंग चो के बारे में क्या?
चेन हुई को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, वे 2 काले सोने के ब्लेड? मुझे गलत नहीं समझना चाहिए। ये वही है। मेरे लिंग्यून स्कूल की मुख्य शिष्य परीक्षा में एक शिष्य ने एक राक्षसी जानवर को मार डाला जिसमें मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर की ताकत थी और उस वर्ष की मुख्य शिष्य परीक्षा में एक व्यक्ति बन गया। हालांकि किसी ने उस व्यक्ति की शक्ल साफ तौर पर नहीं देखी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन था और इस तरह से यह एक रहस्य बन गया। लेकिन किसी ने देखा कि वह एक युवक था जिसके हाथ में 2 काले सोने के ब्लेड थे। चेन वानशी ने गंभीरता से कहा, क्या वह डिंग चो इतना ताकतवर है? केवल चेन हुई ही नहीं, अन्य सुनहरे बैंगनी शहर के गार्डों ने भी अपना मुंह चौड़ा कर लिया और उनके चेहरे पर आश्चर्य भर गया। राक्षसी जानवर बहुत शक्तिशाली अस्तित्व थे। एक राक्षसी जानवर जो मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, वास्तव में काफी कुछ था। उस राक्षसी जानवर को मारने में सक्षम होने का मतलब था कि डिंग चो एक भयानक व्यक्ति था और वह निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हुश हुश हुश। लड़ाई के मंच पर काली किरणें टिमटिमा रही थी और डिंग चो का हमला असामान्य रूप से भयंकर था। उस पल चू फैंग केवल इंपीरियल स्काई तकनीक की निश्चित गति पर भरोसा कर सकता था ताकि मंच पर बेतरतीब ढंग से भाग सके और डिंग चो के अंधे स्थानों पर 3 थंडर स्टाइल के साथ हमला कर सके। लेकिन डिंग चो को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता था। उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं और चू फैंग के हमले उसके खिलाफ व्यर्थ थे। हर बार जब उसके हमले जमीन पर उतरने वाले होते तो वे हमेशा उसके काले सोने के ब्लेड से कट जाते। ये बेकार है। ये काला सोना ब्लेड रैंक 5 के तहत सभी मार्शल कौशल को काट सकता है। हालांकि आपकी बिजली की विधियां शक्ति के मामले में रैंक 5 मार्शल कौशल से कमजोर नहीं है। अंत में यह अभी भी रैंक 4 मार्शल कौशल है और यह किसी भी तरह से मुझे धमकी नहीं देगा। डिंग चो ने आगे बढ़कर खुद को चू फैंग पर फेंक दिया। उसकी गति पिछली बार की तुलना में और भी तेज थी। रैंक 5 मार्शल कौशल, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। उस पल चू फैंग ने अब और नहीं टालमटोल किया। इसके बजाय उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह वहीं खड़ा था, डिंग चो के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। क्या चू फैंग मूर्ख है? वह क्यों नहीं बच रहा है? जब लोगों ने वह दृश्य देखा तो वे बहुत दंग रह गए क्योंकि काले सोने के ब्लेड की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। यह मार्शल कौशल को भी काट सकता था। अगर यह चू फैंग के शरीर पर गिरा तो परिणाम अकल्पनीय था। तारांकन फफफ। लेकिन उस समय चू फैंग ने अचानक अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली और एक सुनहरे रंग का पाइक उसके हाथों में आ गया। वह आगे बढ़ा, अपनी बाहें लहराई और उसके हाथों में मौजूद सुनहरे रंग का पाइक एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और डिंग चो की ओर बढ़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ डिंग चो के हाथ में पकड़ा हुआ काला सोना ब्लेड हवा में उड़ गया। डिंग चो की ओर देखते हुए वह कुछ कदम पीछे हटा और बाएं हाथ की हथेली पर, जिस पर काला सोना ब्लेड था, खून लगा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 127 जानलेवा 7 घायल करने वाली मुठ्ठियां। मार्शल भगवान असुर सी 127 जानलेवा 7 घायल करने वाली मुठ्ठियां। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 127 जानलेवा 7 घायल करने वाली मुठ्ठियां। डिंग चो के हाथ से एक काला सोना ब्लेड छूट गया। ये लड़ाई के मंच से उड़ गया और जमीन में धंस गया। डिंग चो के बाएं हाथ से खून टपकता रहा और वह स्पष्ट रूप से मामूली रूप से घायल नहीं था। चू फैंग की ओर देखते हुए उसके दोनों हाथ एक सुनहरे रंग के पाइक को कसकर पकड़े हुए थे। सुनहरा पाइक चमक रहा था और यद्यपि यह सुनहरे प्रकाश से संघनित था, यह असामान्य रूप से शक्तिशाली था और इससे दमनकारी शक्ति निकल रही थी। आपने कहा था जब तक ये रैंक 5 मार्शल कौशल नहीं है आप इसे काट सकते हैं। तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि रैंक 5 मार्शल कौशल क्या है। चू फैंग ने डिंग चो की ओर सुनहरा भाला दिखाया। हे भगवान, वह शक्ति निस्संदेह रैंक 5 मार्शल कौशल है। ये वास्तव में रैंक 5 मार्शल कौशल है। चू फैंग वास्तव में रैंक 5 मार्शल कौशल को नियंत्रित कर सकता है। उस पल हर जगह आश्चर्य की चीखें गूंज उठी। ऐसा नहीं था कि वहां कोई भी रैंक 5 मार्शल कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। चू फैंग की उम्र में रैंक 5 कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना अनसुना था। आखिरकार रैंक 5 मार्शल कौशल के लिए शरीर और समझ की बहुत उच्च आवश्यकताएं थी। यदि किसी का शरीर मानक तक नहीं पहुंचता है, भले ही वे कौशल की रहस्यमयता को समझते हो, वे इसका उपयोग नहीं कर सकते। यदि उनकी समझ शक्ति पर्याप्त नहीं है, भले ही उनका शरीर मानक तक पहुंच गया हो, वे इसे विकसित नहीं कर सकते। अधिकांश लोगों ने कई वर्षों तक साधना की थी और मार्शल साधना के मार्ग पर एक निश्चित समझ तक पहुंचने के बाद और साधना में एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद वे सफलतापूर्वक रैंक 5 मार्शल कौशल की खेती कर सकते थे। चू फैंग की उम्र और साधना को देखते हुए यह समझ में नहीं आता था कि वह रैंक 5 मार्शल कौशल का उपयोग कैसे कर पाया। क्या यह व्यक्ति सचमुच इतना प्रतिभाशाली है कि उसे 100 साल बाद भी पहचान पाना मुश्किल है?
उस समय यह विचार कई लोगों के दिमाग में आया क्योंकि चू फैंग के प्रदर्शन ने लोगों को बहुत ज्यादा चौंका दिया था। बार बार उसने अपने प्रति अन्य लोगों के विचारों को तोड़ दिया। पहले तो उन्हें लगा कि वह सिर्फ एक कमतर व्यक्ति की जगह भरने के लिए आया है और उन्होंने इस बात का मजाक भी उड़ाया कि गोल्डन पर्पल सिटी को उसके जैसा व्यक्ति कैसे मिल गया। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर वह कमजोर व्यक्ति कैसे लग सकता था। वह बस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिससे कोई 100 साल में भी नहीं मिल सकता था। खास तौर पर गोल्डन पर्पल सिटी के प्रतिभागियों ने उस पल में उनकी भावनाएं सबसे जटिल थी। वे पहले चू फैंग को नीची नजर से देखते रहे और उन्हें लगा कि वह उनके गोल्डन पर्पल सिटी का चेहरा खो रहा है। हालांकि अब ये देखते हुए उनके लिए उससे तुलना करना भी असंभव था क्योंकि चू फैंग वास्तव में उनसे कहीं अधिक उत्कृष्ट था। इससे उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। एजियो ड्रैगन स्कूल अचानक से उभरेगा क्योंकि उसके जैसा शिष्य सामने आया है। भविष्य में वे निश्चित रूप से महान उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और वे अब दूसरे दर्जे के स्कूल नहीं रहेंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी भविष्यवाणी की थी कि चू फैंग एजियो ड्रैगन स्कूल को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकता है क्योंकि उसका प्रदर्शन इस समय बहुत ही आकर्षक था। हालांकि उसे दूसरे दर्जे के स्कूल का शिष्य होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसके पास पहले दर्जे के स्कूल के शिष्य पर दबाव बनाने की ताकत थी। वह बहुत युवा था, चाहे वह साधना का समय हो या युद्ध का अनुभव, वह दूसरों से बहुत दूर था। ये चीजें सिर्फ चू फैंग के भारी क्षेत्रों पर जोर देने के लिए हुई। वह बहुत ताकतवर है। ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि लेडी सूरो ने ये शब्द कहे। चेन हुई और बाकी लोग आश्चर्यचकित थे और उन्हें एक बार फिर जीत की उम्मीद दिखी। हालांकि केवल चेन वानशी ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। डिंग चौ को कभी कम मत आंकना। वह निस्संदेह एक साधारण व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह लिंग्यून स्कूल की मुख्य शिष्य परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सक्षम था। इसके अलावा 1 साल पहले ही उसने राक्षसी जानवर को मारा था। 1 साल के भीतर उसके लिए कोई सुधार न करना असंभव होगा। आखिरकार रैंक 5 मार्शल कौशल केवल एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए नहीं है। मेरे लिंग्यून स्कूल में भी उनमें से बहुत सारे हैं। वानशी, तुम्हारा मतलब क्या है? चेन वानशी की बातें सुनने के बाद चेन हुई और अन्य लोगों को बेचैनी की लहर महसूस हुई क्योंकि उन्हें अचानक याद आया कि लिंग्यून स्कूल एजियोर प्रांत का नंबर 1 स्कूल था। यह एजियोर प्रांत के सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली लोगों का जमावड़ा स्थल था। इसके अलावा चुनकी डिंग चौक और शिष्य परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सक्षम था। वह प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी ताकत संभवतः केवल वहां तक ही सीमित नहीं थी। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही रैंक 5 के कौशल जानते हो। मैंने आज तुम्हारे साथ काफी खेल खेला है। मैं इससे थक गया हूं और मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा और तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि रैंक 5 के असली मार्शल कौशल क्या होते हैं। अचानक डिंग चो की आभा बदलने लगी। उसके शरीर के भीतर से अवर्णनीय प्रबल शक्ति की लहर फूटने लगी। उसकी साधना तेजी से बढ़ रही थी, यहां तक कि उसका घायल बायां हाथ भी ठीक होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। यहां तक कि मंच भी उसके परिवर्तन से हिंसक रूप से कांप उठा और उसके पैरों के नीचे दरारें फैल रही थीं। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली मूल शक्ति की परतें उसके चारों ओर घूमने लगी और मूल शक्ति की परत से बनी ढाल की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह आभा बहुत मजबूत है। उसकी ताकत बदल रही है और बढ़ रही है। हे भगवान, वह पहले ही मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है। ये कौन सा मार्शल कौशल है? यह उसके अपने सार में परिवर्तन कर सकता है। डिंग चो की आभा को महसूस करते हुए जो लगातार मजबूत हो रही थी, हर कोई आश्चर्य में चिल्ला उठा। असंभव, उसने वास्तव में इस कौशल को विकसित किया, लेकिन ये कैसे संभव है? इतने सारे मुख्य शिष्यों ने वर्षों तक इसका अध्ययन किया, फिर भी वे सफल नहीं हुए। हालांकि वह सफल था। चेन वानशी की खूबसूरत आंखें बिल्कुल गोल थीं और उसके ठंडे और गर्वित चेहरे पर आश्चर्य था। वानशी, ये कौन सा मार्शल कौशल है? चेन हुई और अन्य लोगों ने एक साथ पूछा। इसे रैंक 5 मार्शल कौशल के रूप में नामित किया गया है जो मेरे लिंग्यून स्कूल में साधना करने के लिए सबसे कठिन है। इसे सबसे मजबूत रैंक 5 मार्शल कौशल मर्दस 7 इंजिंग फिस्ट के रूप में भी नामित किया गया है। चेन वानशी का स्वर आश्चर्य और प्रशंसा से भरा था। हाँ, ठीक उसी समय डिंग चो अचानक से जोर से चिल्लाया, अपने पैरों को अलग किया और पूरी ताकत से नीचे गिरा। मंच पर 2 गहरे छेद हो गए और उसने अपने दोनों पैर उनमें डाल दिए। उसके बाद उसने अपने एक हाथ को जकड़ा और हवा में चू फैंग की ओर मुक्का मारा। तारांकन वो आ। मुट्ठी को मुक्का मारते ही चीख उठी। निराकार मूल शक्ति बाहर निकली और धीरे धीरे मूर्त रूप ले लिया। यह एक अर्ध पारदर्शी मूल शक्ति मुट्ठी में बदल गई, जिसकी ताकत इतनी अजेय थी कि चू फैंग की ओर उड़ते हुए यह अजेय लग रही थी। मुट्ठी बहुत तेज थी और उसे चकमा देने या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था।
उस स्थिति का सामना करते हुए चू फैंग ने तुरंत अपना दाहिना हाथ लहराया और सुनहरा भाला बाहर फेंक दिया। धमाका, दोनों चीजें आपस में टकराईं और तुरंत ही एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। तेज ऊर्जा की लहरें हवा में फैल गईं और हवा की धाराओं से एक बवंडर बन गया और इसने सब कुछ निगलना शुरू कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे देखना है कि आप अगले तरीकों को कैसे रोकेंगे। डिंग चो ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और गुस्से से फिर चिल्लाया। उसने कई मुट्ठियां बाहर फेंकी और घनी पैक की गई मूल शक्ति मुट्ठियां हवा में चीख उठी। हर एक मुट्ठी की ताकत पहली मुट्ठी से कम नहीं थी। वह ताकत बल्कि भयानक थी। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं इसे कैसे रोकूंगा। यह देखकर चू फैंग ने ठंडी सांस ली और अचानक अपने बाएं हाथ से एक सुनहरी ढाल पकड़ ली। ढाल बहुत बड़ी थी और उसे सामने रखने के बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि वह खुद का बचाव कर सके। बूम 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 बूम। ठीक उसी समय मूल शक्ति की मुट्ठियां आ गईं और लगातार स्वर्ण ढाल पर प्रहार करने लगी। शक्तिशाली बल ने स्वर्ण ढाल को जल्दी ही मंद कर दिया, क्योंकि यह बल के विरुद्ध प्रतिरोध करने में असमर्थ था और यह जल्द ही गायब होने वाला था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आज आपसे हार जाऊंगा। चू फैंग ने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को लगातार अपने बाएं हाथ की सुनहरी ढाल में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। इससे इसने सुनहरी ढाल की स्थिति को बनाए रखा और डिंग चो की जानलेवा साथ घायल करने वाली मुट्ठियों के खिलाफ प्रतिरोध किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 128 असाधारण प्रतिभा। मार्शल भगवान असुर सी 128 असाधारण प्रतिभा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 128 असाधारण प्रतिभा। उसने इसे ब्लॉक कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति ने राहत की सांस ली। ओरिजिन पावर फिस्ट की ताकत कोई छोटी बात नहीं थी और यहां तक कि वहां मौजूद कुछ विशेषज्ञों को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मर्डस 7 इंच फिस्ट सामान्य रैंक 5 मार्शल स्किल्स के बराबर नहीं थे। ये रैंक 5 मार्शल स्किल्स के भीतर सबसे बेहतरीन स्किल्स में से एक था। हालांकि चू फैंग ने इस तरह के एक मजबूत हमले को रोक दिया। दूसरों के विपरीत चेन वानशी ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए निराशावादी ढंग से कहा, यह नहीं चलेगा। चू फैंग बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। जानलेवा साथ घायल करने वाली मुट्ठियां कोई साधारण रैंक 5 मार्शल कौशल नहीं है। ये बिल्कुल भी उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हकीकत में ये वैसा ही था जैसा चेन वानशी ने कहा था। हालांकि चू फैंग ने डिंग चो के हमले का सफलतापूर्वक बचाव किया, लेकिन उसने केवल उसका बचाव किया। वह पलटवार करने में भी सक्षम नहीं था। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक ऐसा कर सकते हैं। अचानक डिंग चो के आसपास की हवा कांप उठी और उसकी आभा एक बार फिर बदल गई। वह जो मूल शक्ति मुट्ठियां फेंक रहा था, वे अचानक फिर से मजबूत हो गईं और उनकी गति बढ़ती रही। उसकी ताकत बेहद भयंकर थी। बैंग बैंग बैंग। मूल शक्ति मुट्ठी आधे पारदर्शी थे और वे लगातार सुनहरे ढाल पर फट गए। चू फैंग को मजबूत बल के खिलाफ सहन करने में परेशानी हुई और वह कदम दर कदम पीछे हटने लगा। अरे यार, इस आदमी की ताकत इतनी मजबूत कैसे है? चू फैंग के पास डिंग चो को सीधे देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी ताकत के साथ, भले ही उसके विरोधी मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हो, फिर भी वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। हालांकि डिंग चो अलग था। उस पर सामान्य ज्ञान लागू नहीं किया जा सकता था। उसके तरीके बेहद मजबूत थे। अब तक वह चू फैंग का अपनी पीढ़ी में सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। हे बेवकूफ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी ताकत उधार दूं? चू फैंग के दिमाग में एग्गी की शरारती आवाज गूंज उठी। कोई जरूरत नहीं, मैं उसे हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। चू फैंग बहुत जिद्दी था क्योंकि वह अभी तक उस अंतिम छोर पर नहीं पहुंचा था जहां उसे एग्गी की साधना पर निर्भर रहना पड़े। वह डिंग चो को हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा था। एक विचार के साथ आत्मा निर्माण शक्ति की एक परत उभरी और उसने स्वर्ण ढाल को ढक लिया। उस क्षण स्वर्ण ढाल की कठोरता तुरंत कई गुना बढ़ गई। इसके बावजूद कि मूल शक्ति की मुट्ठियां और भी भयंकर हो गईं, उनके पास ढाल को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। स्वर्ण ढाल की रक्षा बढ़ाने के लिए आत्मा निर्माण शक्ति का उपयोग करने के बाद चू फैंग ने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और उसके हाथ में एक सुनहरे रंग की लंबी तलवार दिखाई दी। उसने रहस्यमय तकनीक का संचालन किया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उबल पड़ी। उसने न केवल अपने पीछे हटने वाले कदमों को रोक दिया, बल्कि वह आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया। देखो, वह चू फैंग आगे बढ़ रहा है। वह जानलेवा 7 घायल मुट्ठियों का सामना कर रहा है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी मजबूत मार्शल कौशल को रोक पाना पहले से ही एक चमत्कार है, और अब वह अभी भी आगे बढ़ सकता है। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे और भीड़ में हलचल मच गई। उस तरह की लड़ाई पहले से ही उनकी कल्पना से परे थी और इसे न्यू एक्सीलेंस असेंबली के इतिहास में सबसे भीषण लड़ाई कहा जा सकता है।
ये युवा पीढ़ी के बारे में सभी की समझ से परे था और उनकी कल्पना को पूरी तरह से उलट दिया। ये केवल असेंबली में दो नए उत्कृष्ट प्रतिभागियों के बीच का मैच नहीं था। ये प्रतिभाशाली लोगों के बीच का मैच था। दो असली प्रतिभाशाली लोगों के बीच। उस समय चू फैंग एक हाथ में सुनहरी ढाल और दूसरे हाथ में सुनहरी तलवार पकड़े हुए था। हालांकि ओरिजिनल पावर फिट्स उसके चारों ओर लगातार फट रही थी, चू फैंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ, मानो कोई भी चीज उसके कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, चू फैंग द्वारा उठाया गया हर कदम हिंसक रूप से मंच को हिला देता था और वहां एक गहरा पदचिह्न छोड़ देता था। हर कदम पर वह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को खर्च करता था और एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता था। लेकिन फिर भी इससे उसका दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। उसने अपने बाएं हाथ में ढाल को और भी कस लिया, साथ ही अपने दाहिने हाथ में तलवार को और भी कस लिया। अगर कोई बारीकी से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। ये तीन थंडर स्टाइल्स के कारण नहीं था, बल्कि चू फैंग के शरीर से आई प्रतिक्रिया के कारण था। उस समय चू फैंग ने अपनी शक्ति को चरम सीमा पर ला दिया था। वह चू फैंग अपने चरम पर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कैसे हो रहा है? चू फैंग ये सब कैसे कर सकता है? वह तो आत्मा क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर है। सु हेन की निगाहें कड़ी हो गईं और उसके मजबूत और स्वस्थ चेहरे पर तनाव था। सु हेन की तो बात ही छोड़िए, सु रो ने भी हैरानी से अपना छोटा सा मुंह चौड़ा कर लिया। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि चू फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो मुश्किल से मिलता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चू फैंग इस हद तक मजबूत होगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी जानलेवा साथ घायल करने वाली मुट्ठियों को रोक पाओगे। ये देखकर कि उसका अपना अपराध चू फैंग को हिला नहीं सका, डिंग चो भी पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने फिर से दहाड़ लगाए और आसपास की मूल शक्ति दूर दूर तक फैल गई। उसकी आभा एक बार फिर कई गुना मजबूत हो गई और उसी क्षण वह मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर गया। क्या हो रहा है? डिंग चौ की साधना फिर बदल गई। वह अचानक मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर की आभा क्यों उत्सर्जित कर रहा है? क्या वह पहले से ही मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था और अपनी असली ताकत को छिपाने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करता था? क्या यह है कि उसकी वर्तमान साधना ही उसकी असली साधना है? जब उन्होंने डिंग चू की साधना में बदलाव महसूस किया, तो लोगों को लगा कि यह अविश्वसनीय था। नहीं, उसने अपनी ताकत नहीं छिपाई, बल्कि उसने अपनी ताकत बढ़ाई। ये जानलेवा साथ घायल करने वाली मुट्ठियों की शक्ति है। उसने अपनी साधना बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिंग चो की प्रतिभा इस तरह की होगी कि वह जानलेवा साथ घायल करने वाली मुट्ठियों को तीसरे स्तर तक विकसित करने में सक्षम होगी। चेन वानशी के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। कई लोगों की नजर में वह पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। हालांकि डिंग चो की तुलना में वह औसत दर्जे की ही थी। चूंकि वह लिंग्यून स्कूल की एक मुख्य शिष्या थी, इसलिए वह जानलेवा साथ घायल करने वाली मुट्ठियों की ताकत को गहराई से जानती थी। हालांकि यह रैंक 5 मार्शल कौशल था, ये लिंग्यून स्कूल के मुख्य मार्शल कौशलों में से एक था और इसे आम शिष्यों द्वारा समझा नहीं जा सकता था। क्या उसने अपनी ताकत को दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक बढ़ाने के लिए एक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया? दुनिया में इतना मजबूत मार्शल कौशल कैसे है? चेन वांगसी की बातें सुनने के बाद चेन हुई और अन्य लोग चकित रह गए और वे अब और शांत नहीं रह सके। जानलेवा साथ घायल करने वाली मुट्ठियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं। वह मार्शल कौशल निश्चित रूप से सबसे मजबूत मार्शल कौशल था जो उन्होंने कभी देखा था। रुको, चू फैंग ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। वह अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका आभामंडल नहीं बदला है। यह क्या है? वह ये कैसे कर सकता है? वह आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना के साथ खुद को कैसे सहारा दे रहा है, ताकि वह ऐसे मजबूत हमलों से बच सके? हालांकि अधिक ध्यान से देखने पर चेन हुई और अन्य लोगों का रंग एक बार फिर से बहुत बदल गया। वे अचंभित रह गए क्योंकि उन्होंने पाया कि जो आगे बढ़ रहा था वह अभी भी चू फैंग था, जबकि डिंग चो की साधना मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर से मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर बदल गई थी। साथ ही उसके जानलेवा साथ घायल करने वाले मुट्ठियों के सार में मजबूती भी आई थी। ये बहुत भयानक है। क्या चू फैंग एक राक्षस है? ये सामान्य ज्ञान के विरुद्ध है। हर कोई लगातार हैरान था। उनके चेहरों पर एक भयावह भाव था और कुछ लोग तो कांप भी रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे एक असाधारण प्रतिभा का जन्म देख रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 129 गहरी भावना का चुंबन। मार्शल भगवान असुर सी 129 गहरी भावना का चुंबन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 129 गहरी भावना का चुंबन। असंख्य लोगों की निगाहों के सामने चू फैंग कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह डिंग चौ के सामने पहुंचा। अपने बाएं हाथ में सोने की ढाल और दाहिने हाथ में सोने की तलवार थामे उसने डिंग चो की ओर इशारा करते हुए कहा, यह अंत है। तारांकन फफफ।
जैसे ही उसने बात खत्म की, चू फैंग ने एक फ्लैश के साथ हमला कर दिया। उसके पैरों के नीचे बिजली चमकी और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह डिंग चो के पीछे था। मुझे कम मत आंको। डिंग चो की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। उसने अपना शरीर घुमाया और एक मुक्का मारा। जिस सीमा तक वे पहुंच सकते थे, वहां एक ओरिजिन पावर फिस्ट सीधे चू फे की ओर चली गई। हम्फ। चू फैंग ने ठंडी सांस ली और अपने बाएं हाथ में पकड़ी हुई स्वर्णिम ढाल को तितर बितर कर दिया। उसके दोनों हाथों ने स्वर्णिम तलवार को कसकर पकड़ लिया और वह थोड़ा सा बगल की ओर झुका और ओरिजिन पावर मुट्ठी को चकमा दिया। चू फैंग फिर डिंग चौ के सामने पहुंचा। अपनी भुजाओं में शक्ति भरकर उसने सीधा वार किया। एक जोरदार झटके के साथ सुनहरी तलवार डिंग चौ के सीने में घुस गई। वाह! तलवार सीधे डिंग चो के सीने में जा घुसी और उसका रंग तुरंत ही भयानक रूप से सफेद हो गया। उसने न केवल अपने हाथों से हमले रोके, बल्कि उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। आह! अचानक वह आसमान की ओर चिल्लाया, मानो उसके सिर की सारी कड़वाहट बाहर निकल गई हो। काफी देर तक दहाड़ने के बाद वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बिना शक्ति के मंच पर लेट गया। उसकी दोनों आंखें ऐसी सुस्त थीं मानो उनमें कोई ताकत ही न हो। यह देखा जा सकता था कि जानलेवा 7 घायल मुट्ठियों का उस पर बहुत ज्यादा बोझ था और वह पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। चू फैंग की ओर देखते हुए, हालांकि उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था और उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थी जो कि बीन्स जितनी बड़ी थी, कपड़े पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे, सांसें उखड़ रही थी और वह स्पष्ट रूप से थका हुआ था, फिर भी वह खड़ा था। महान युद्ध के बाद वह अब वैसा नहीं था जैसा वह उजाड़ मंच पर खड़ा था। जीत गए। चू फैंग जीत गए। अंत में, चू फैंग ने अपने चरम पर 2 प्रतिभाशाली लोगों के बीच टकराव में जीत हासिल की। दूसरे दर्जे के स्कूल के एक शिष्य ने प्रथम दर्जे के स्कूल के एक मुख्य शिष्य, लिंग्योन स्कूल के एक प्रतिभाशाली स्तर के शिष्य को सफलतापूर्वक हराया और सफलतापूर्वक नई उत्कृष्टता सभा का चैंपियन बन गया। ताली। उस पल, हर जगह गरजने जैसी ताली की आवाज गूंज उठी। वे चू फैंग के लिए जयकार कर रहे थे क्योंकि आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर मौजूद युवक ने मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर मौजूद व्यक्ति को सफलतापूर्वक हरा दिया था। वे अपने दिल में उत्तेजित भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके और वे युवक के लिए ताली बजाने और जयकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। चू फैंग, तुम सबसे अच्छे हो। उत्साहित जयकार की गूंज के अलावा, एक खूबसूरत आकृति अचानक मंच पर आए और चू फैंग को गले लगा लिया। उस दृश्य को देखकर हर कोई अचंभित रह गया क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी, सू हेन की दूसरी बेटी, सू मेई थी। यह क्या है? क्या ये सू परिवार की तीसरी महिला, सू मेई नहीं है? क्या वह शांगुआन या की मंगेतर नहीं है? वह चू फैंग के इतने करीब क्यों है? उन दोनों का क्या रिश्ता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भीड़ लगातार अनुमान लगाती रही। आखिरकार, वर्मिलियन बर्ड सिटी के लोगों को पता था कि सू मेई शांगुआन या की मंगेतर थी। सू मेई के जन्म के समय ही उनकी शादी तय हो चुकी थी। हालांकि, उस पल, सू मेई की हरकतों का क्या मतलब था? उसने इतने सारे लोगों के सामने चू फैंग को गले लगा लिया। क्या ये शांगुआन परिवार के चेहरे पर थप्पड़ मारना नहीं था? शांगुआन या के चेहरे पर थप्पड़ मारना नहीं था? लानत है। शांगुआन या जो प्लाजा के बाहर खड़ा था, उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों से ठंडी चमक निकल रही थी क्योंकि सू मेई की हरकतें निस्संदेह ये दिखा रही थी कि उसका उसके बजाय किसी और आदमी के साथ रिश्ता था और इससे उसका सारा मान गिर गया। ये यहाँ तक कि सू हेन ने भी अपनी अभिव्यक्ति को काफी हद तक बदल दिया और वह जान गया कि स्थिति गड़बड़ थी। पिताजी, वैसे भी आपने मुझसे पहले ही वादा किया था कि जब तक चू फैंग डिंग चू के खिलाफ जीतता रहेगा, आप छोटी मेई और शांगुआन या के बीच की शादी को रद्द कर देंगे। चूंकि यह शादी जल्द या बाद में रद्द हो जाएगी, इसलिए आपको दूसरे लोगों के विचारों के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम्हें यह देखना चाहिए कि शांगुआन या की तुलना में चू फैंग बहुत अधिक उत्कृष्ट है। क्या चू फैंग को छोटी मेई देना बेहतर नहीं होगा? सू रो ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया जैसे कि उसने पहले से ही उस अंत की भविष्यवाणी की थी। यह मामला उतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सू हेन को नहीं पता था कि क्या करना है और वह स्पष्ट रूप से मुश्किल स्थिति में था। लेकिन ठीक उसी समय, सू मेई ने कुछ ऐसा किया जिससे भीड़ और भी हैरान हो गई। उसने अपने मुलायम लाल होंठ बाहर निकाले और चू फैंग के चेहरे को चूमा। चू फैंग ने भी इसे टाला नहीं और यह एक ऐसा दृश्य बन गया जिसने सभी को अचंभित कर दिया। सू परिवार की तीसरी महिला, शांगुआन परिवार की मंगेतर, शांगुआन या ने सबके सामने चू फैंग को चूमा। लानत है, मैं उस चू फैंग को मार डालूंगा। शांगुआन या के पास इसे स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। क्रोध की लपटें उसके दिल पर हमला कर रही थी और जैसे ही उसने कहा, वह हमला करने की तैयारी कर रहा था। धमाका। लेकिन उस समय, एक सूखी हुई लेकिन शक्तिशाली हथेली ने शांगुआन या के कंधे को थपथपाया। उसके शरीर में प्रबल गहन शक्ति की एक लहर उमड़ पड़ी और एक पल में, मूल शक्ति के सभी उतार चढ़ाव वापस नीचे दब गए।
दादाजी अपना सिर घुमाकर पीछे देखते हुए शांगुआन या हैरान रह गए, क्योंकि उस समय उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी एक आंख अंधी थी। बूढ़े आदमी के बाल और दाढ़ी भी सफेद थी और वह व्यक्ति शांगुआन परिवार का वर्तमान पारिवारिक स्वामी शांगुआन यू था। तुम क्या कर रहे हो? तुम सुहेन के सामने उस पर हमला करना चाहते हो। यह मत भूलो कि सुहेन इस वर्मिलियन बर्ड सिटी का स्वामी है। शांगुआनयू की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन शांगुआनया ने चू फैंग की ओर अपनी नजर डाली और वह गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। अभी समय सही नहीं है। मेरा शांगुआन परिवार अभी सु परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकता। शांगुआनयू ने धीमी आवाज में कहा। तो क्या हम उसे छोड़ दें और कुछ न करें? शांगुआनया क्रोधित थी। नहीं, शांगुआनयू ने अपना सिर हिलाया और क्रूरता से कहा, इस व्यक्ति को हटा दिया जाना चाहिए। उस पल चू फैंग पूरी तरह से जीत की खुशी में डूबा हुआ था और जब सुमेई ने गहरी भावना के साथ उसे चूमा तभी उसने अचानक खुद को संभाला। वह सुमेई की कोमल छोटी कमर को थामे बिना नहीं रह सका और हंसते हुए बोला, क्या तुम मेरी सुंदर बहादुरी से मोहित हो गए हो और अपने आप को मुझे देना चाहते हो? मैं कौन खुद को तुम्हें देना चाहता है? कमीने। उसने ये सब उस पल की गर्मी से किया क्योंकि वह बहुत ज्यादा उत्साहित थी, इसलिए उसने इसे थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ाया। उस पल चू फैंग द्वारा कमर से पकड़े जाने पर सु मेई का छोटा सा चेहरा गुलाबी हो गया और उसने शर्मिंदगी से चू फैंग को दूर धकेल दिया। वाह! लेकिन उसी समय पास में लेटा डिंग चो दर्द से कराहने लगा। उसका शरीर ऐंठने लगा और उसकी आभा बेहद कमजोर हो गई। अंत में उसकी पीली सफेद त्वचा राख जैसी हो गई और उसकी दोनों आंखें उलट गईं। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और ऐसा लगा जैसे वह मरने वाला है। लानत है, ये सिर्फ एक मुकाबला है, लेकिन तुमने डिंग चो की हत्या करने की हिम्मत की। ये देखते हुए कि स्थिति ठीक नहीं थी, पवन बादल शहर के नगर स्वामी आगे बढ़े, चू फैंग की ओर इशारा किया और गुस्से से फटकार लगाई। हाँ, पहले डिंग चो के हमले चू फैंग से भी ज्यादा क्रूर थे। अगर चू फैंग के पास दूसरों से ज्यादा ताकत नहीं होती तो वह डिंग चो के पागल विस्फोटों से पहले ही मर चुका होता। अब तुम उसे हत्या के लिए दोषी ठहरा रहे हो। अगर उसका वास्तव में हत्या करने का इरादा था तो डिंग चो पहले ही मर चुका होता। वह यहाँ हाँफते हुए कैसे लेटा होगा? सु मेई जो चू फैंग के बगल में खड़ी थी, ने नाराजगी से इनकार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सु मेई की फटकार का सामना करते समय पवन बादल शहर का स्वामी अवाक रह गया। वह स्पष्ट रूप से बहुत शर्मिंदा था। वह चू फैंग पर निशाना साध सकता था और उसे दोषी ठहरा सकता था और उस पर हमला भी कर सकता था। हालांकि सु परिवार की तीसरी महिला का सामना करते समय उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 130 सु परिवार का रहस्य। मार्शल भगवान असुर सी 130 सु परिवार का रहस्य। एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 130 सु परिवार का रहस्य। डिंग चो को अभी जो चोटें लगी हैं वे चू फैंग ने नहीं दी हैं, वे खुद उसने ही दी हैं। ठीक उसी समय चेन वानशी धीरे धीरे चलकर आई। तुम्हारा क्या मतलब है? पवन बादल शहर का नगर स्वामी उलझन में था। हत्यारे 7 चोट पहुंचाने वाले मुठों में 7 परतें होती हैं। हर परत व्यक्ति के शरीर में छिपी ताकत को उत्तेजित कर सकती है और मानक से ज्यादा ताकत हासिल कर सकती है। ताकत के साथ एक कीमत भी आती है क्योंकि हर परत शरीर को एक निश्चित मात्रा में नुकसान पहुंचाएगी। किंवदंतियों के अनुसार 7वें स्तर तक साधना करने के बाद व्यक्ति को खुद से दर्जनों गुना अधिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। हालांकि जब वह शक्ति गायब हो जाती है तो वे लकवाग्रस्त हो जाते हैं और अपनी सारी साधना खो देते हैं। हत्यारे 7 घायल करने वाले मुके। जब मुठ्ठियां बाहर फेंकी जाती हैं तो उनमें निश्चित रूप से अपने दुश्मनों को मारने की शक्ति होती है, लेकिन यह एक सच्ची दोधारी तलवार भी है। जितनी ज्यादा ताकत उन्हें मिली उतनी ही बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। डिंग चो ने तीसरी परत तक साधना की। हालांकि वह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा जहां उसने अपनी साधना नष्ट कर दी थी, लेकिन उसे बहुत चोट लगी होगी। बिस्तर छोड़ने से पहले उसे कम से कम 2 महीने के आराम की आवश्यकता होगी। डिंग चो को देखकर जो लगातार चिल्ला रहा था और अत्यधिक दर्द सह रहा था, चेन वानशी ने विस्तार से समझाया। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग और अन्य लोग डिंग चो की ओर अपनी दयनीय दृष्टि डालने से खुद को रोक नहीं पाए। जब चीजें चरम पर पहुंच जाती हैं तो वे केवल विपरीत दिशा में जा सकती हैं का सिद्धांत वर्तमान में डिंग चो द्वारा सिद्ध किया गया था। हालांकि उस समय चेन वानशी ने चू फैंग की ओर अपनी सार्थक नजर डाली। डिंग चो को उस कदम के लिए मजबूर करने, अंत में जीत हासिल करने और साथ ही अपरिचित लोगों के साथ वहां खड़े होने में सक्षम होने के कारण चू फैंग ने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। वह नहीं जानती थी कि उसके लिंग्यून स्कूल में भी कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था या नहीं। हालांकि कम से कम उसने जितने लोगों को देखा था उनमें से वह सबसे ज्यादा भयानक जन्मजात योग्यता वाला व्यक्ति था।
ये कल्पना से परे था कि चू फैंग जब उसकी उम्र के बराबर पहुंचेगा तो वह कितना शक्तिशाली होगा। उसके बाद न्यू एक्सीलेंस असेंबली के पर्दे गिर गए और चू फैंग ने सभी को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उसके और डिंग चो के बीच की लड़ाई को सभी न्यू एक्सीलेंस असेंबली में सबसे रोमांचक मैच कहा जा सकता है। चू फैंग ने जो छाप छोड़ी वह अमिट थी। सभी को लगा कि उन्होंने एक प्रतिभा का उदय होते देखा है। एक प्रतिभा जो एजियो ड्रैगन स्कूल से प्रकट हुई थी। वह प्रतिभा जो एजियो ड्रैगन स्कूल की नियति बदल सकती है। वह संभवतः 9 प्रांतों में सबसे शानदार स्कूल को फिर से अपनी शानदार राह पर ला सकता है। भले ही यह अपने समृद्ध अतीत में वापस न आए, लेकिन यह संभावना थी कि यह एक प्रथम श्रेणी का स्कूल बन सकता है। यहां तक कि गोल्डन पर्पल सिटी को भी ध्यान मिला। गोल्डन पर्पल सिटी को नीची नजर से देखने वाले कई लोग चेन हुई के करीब आने लगे। इसका कारण स्वाभाविक रूप से चू फैंग भी था। चू फैंग इस बार नई उत्कृष्टता सभा का चैंपियन था, इसलिए स्वर्ण बैंगनी शहर को इस साल के करों से छूट दी गई थी। इससे चेन हुई बहुत खुश हुआ, लेकिन जिस बात से वह सबसे ज्यादा खुश था वह ये नहीं था कि वह करों से मुक्त था, बल्कि वह ये था कि चू फैंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्ण बैंगनी शहर में प्रकट हुआ था। इससे उसका चेहरा चमक उठा और वह आखिरकार शहर के कई सरदारों के सामने अपना सिर उठा सका। नई उत्कृष्टता सभा वहीं समाप्त हो गई। चर्चा करते समय सभी के दिमाग में चू फैंग का नाम छाया हुआ था। चू फैंग के लिए उसने वर्मिलियन बर्ड सिटी नहीं छोड़ी। उसने सू हेन का निमंत्रण स्वीकार किया और कुछ और दिनों तक वर्मिलियन बर्ड सिटी में रहा। हर कोई यह समझ सकता था, चू फैंग ने पहले ही अपनी प्रतिभा दिखा दी थी, और जो लोग थोड़ी सी भी बुद्धिमानी रखते थे वे उसके करीब आने की पूरी कोशिश करते थे। सू हेन की बात तो दूर, दूसरे शहरों के नगर प्रधान भी चू परिवार के बारे में जानकारी लेने लगे और छिपकर चू फैंग के परिवार से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। चू फैंग, तुमने फिर मेरी बात नहीं सुनी। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था? साधना के लिए धीरे धीरे प्रगति की आवश्यकता होती है। अगर तुम इसी तरह जारी रखोगे तो जल्दी या बाद में तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वर्मिलियन बर्ड सिटी के एक बगीचे में चू फैंग और सू मेई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। हालांकि वह चू फैंग की जीत के कारण खुश थी, लेकिन छोटी लड़की अभी भी चू फैंग की तेजी से बढ़ती खेती के बारे में चिंतित थी। हे, चिंता मत करो। क्या तुम नहीं समझते कि मैं चू फैंग किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अदूरदर्शी हो। मुझे पता है कि मुझे अपनी साधना के बारे में क्या करना है और मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं एक साल में गोंग लुयुन को नहीं हरा पाया, भले ही वह मुझे न मारे, तो भी मेरे पास जीने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। आखिरकार जो शब्द कहे जाने चाहिए थे वे कहे गए। चू फैंग ने ठहाका लगाया। तुम सचमुच बहुत जल्दबाज हो। उस मुद्दे का जिक्र करते हुए सू मेई का छोटा सा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। गोंग लुयुन एजियो ड्रैगन स्कूल में एक शिष्य था, लेकिन वास्तव में कुछ प्रथम श्रेणी के स्कूलों में एक शिष्य भी गोंग लुयुन जितना मजबूत नहीं थे। गोंग लुयुन एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 20 साल की उम्र में ही वह गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर थे और सूरो के बराबर थे। चू फैंग का एक छोटे से साल में गोंग लुयुन तक पहुंचना वाकई एक काल्पनिक कहानी होगी। हे, चिंता मत करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा विश्वास करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर, आप बहनें इतने अमीर और शक्तिशाली परिवार में पैदा हुई हैं। आपने एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश क्यों चुना? चू फैंग को लगा कि सू मेई की भावनाएं ठीक नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। वह तो उस बात का जिक्र करते हुए सू मेई का प्यारा और सुंदर सा चेहरा बदल गया और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। जो भी हो, अगर यह असुविधाजनक है तो बस दिखावा करे कि मैंने कभी नहीं पूछा। चू फैंग ने चतुराई से मुस्कुराया। ऐसा नहीं है। ये देखकर सू मेई तुरंत घबरा गई, जैसे उसे डर था कि चू फैंग के मन में उसके लिए कोई बुरा विचार न आ जाए। अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखने के बाद उसने चू फैंग की बांह खींची और उसे एक कमरे में खींच लिया। उस कमरे के दरवाजे बंद करने के बाद सू मेई ने दरवाजे की दरारों से झांककर कुछ देर तक देखा। फिर उसने चू फैंग से कहा, अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके महसूस करो कि आसपास कोई है या नहीं। मैंने किया। ये बेहद सुरक्षित है। चू फैंग को भी पता था कि मामला सामान्य नहीं था। हालांकि जितना अधिक वह सोचता था उतना ही वह उत्सुक होता था, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। मूल रूप से इसका उल्लेख किसी अन्य व्यक्ति से नहीं किया जाना चाहिए था। हालांकि जब से तुमने पूछा है, मैं सू मेई थोड़ी मुश्किल स्थिति में थी। अगर यह रहस्य है तो कोई बात नहीं। चू फैंग मुस्कुराया। वह सू मेई के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। उस पल सू मेई ने दांत पीसते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि एजियोर प्रांत के इतिहास में सबसे मजबूत व्यक्ति कौन है? बेशक यह एजियो ड्रैगन स्कूल का संस्थापक है। एजियो ड्रैगन संस्थापक। क्या वह उस वर्ष 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे मजबूत विशेषज्ञ नहीं था, और यहां तक कि जियांग राजवंश भी उससे भयभीत था?
चू फेंग ने उत्तर दिया। नहीं। सु मेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, एजियो ड्रैगन संस्थापक वास्तव में मजबूत है, लेकिन वह एजियोर प्रांत में दिखाई देने वाला सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं है। ओह, क्या उस बूढ़े आदमी से भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं? चू फेंग और भी उत्सुक हो गया। मम्मा, हालांकि ये सिर्फ एक किंवदंती है जिसका कोई सत्यापन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 साल पहले 9 प्रांतों का महाद्वीप अभी भी एक जंगल था। उस समय की आबादी आज की आबादी का 1/100 भी नहीं थी। जियांग राजवंश अभी तक प्रकट नहीं हुआ था और विभिन्न स्कूल भी नहीं बनाए गए थे। मार्शल साधना शब्द लोगों के लिए बहुत अपरिचित था क्योंकि जिन लोगों के पास साधना पद्धतियां थीं, वे अपनी मार्शल साधना पद्धतियों को बाहरी लोगों तक नहीं पहुंचाते थे। तो उस समय मार्शल साधक बहुत कम थे। केवल 9 शक्तिशाली परिवार ही मार्शल साधना पद्धतियों को जानते थे और उन 9 परिवारों ने 9 प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। जिस परिवार ने अजूर प्रांत पर कब्जा किया था उसे किंग परिवार कहा जाता था। टीएन, यद्यपि किंग का अर्थ एजियोर है, लेकिन नामकरण के लिए मैं इसे किंग ही रहने दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।